हेलो दोस्तों, नमस्कार नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वेलकम। नूर, सुमन, विलेन, शैली, लोकेश, अंजलि, समीम, दोस्तों गुड मॉर्निंग, वेलकम। प्रियांश, दोस्तों विजयदशमी के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। दोस्तों आज के इस त्योहार की कोटि कोटि बधाइयां, शुभकामनाएं। आशा करता हूं दोस्तों कि आप सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई तो दोस्तों आप लोग अल्टीमेट तरीके में कर ही रहे हैं, अपनी शानदार तरीके में चीजों को कवर अप कर रहे हैं। दोस्तों एक बात आप लोग जानते हैं कि जो मैथ्स बेटा आप लोग पढ़ रहे हैं, ये पर्टिकुलर कोई एक एग्जाम की बात नहीं कर रहे। हम बच्चों बात कर रहे हैं प्री और मेंस। प्री और मेंस का बच्चों कंप्लीट कंसेप्ट हम कर रहे हैं। सारी चीजें मतलब बिल्कुल बेसिक से लेकर मैक्सिमम लेवल तक जो जा सकती है ना, किसी भी कंसेप्ट में, किसी भी बात में जो उच्चतम स्तर तक हो सकता है, जो अपर लेवल तक की बात हो सकती है, उसे पूरा करने का एक कंप्लीट ये प्रयास किया जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, इस कड़ी में आपने सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के केंद्र पढ़ना स्टार्ट किया था और लास्ट क्लास में बच्चों मैंने आपको बताया था इन सेंटर के बारे में, इन सेंटर के बारे में, अंतः केंद्र के बारे में। तो प्यारे बच्चों ये बात तो शायद आप लोग जान ही चुके हैं कि अंतः केंद्र किस प्रकार बनता है। बताइए बेटा, ये अंतः केंद्र किन से बनता है भाई, किन से बनता है ये? तो आप कहना जी एंगल बाइसेक्टर। अगर तीनों कोणों के, अगर तीनों एंगल के एंगल बाइसेक्टर मिलाए जाएं तो वो जिस बिंदु पर मिलते हैं वहां से बच्चों आपका इन सेंटर निकल कर आता है और ये इन सेंटर तीनों भुजाओं से इक्वल डिस्टेंस पे आता है। ये इन सेंटर तीनों साइड से, तीनों भुजाओं से इक्वल दूरी पर आता है। ये भी बात आपसे एग्जाम में पूछी जाती है कि बताइए तीनों भुजाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? तो हम उसका नाम देंगे इन सेंटर, हम उसे कहेंगे अंतः केंद्र। बेटा इसका जो मेजर कंसेप्ट आप लोगों ने समझा कि एक्चुअली कोई भी एक सर्किल है ना, कोई भी एक सर्किल है जो एक ट्रायंगल के अंदर स्थित है, जो एक त्रिभुज के अंदर स्थित है, तो इनसे बेटा आपने इन सेंटर को क्रिएट करते हैं, इनसे बेटा अपना अंतः केंद्र बनता है। ये है दोस्तों अंतः केंद्र का एक प्यारा सा कंसेप्ट जिसे आपने अब तक की क्लास में समझा है, जिसे आपने पढ़ा है। क्लियर है? इसका नाम मान लीजिए ए है, ये पॉइंट मान लीजिए बी है और ये पॉइंट मान लीजिए सी है। दोस्तों एबीसी एक ट्रायंगल है जिसकी तीनों भुजाओं को टच करते हुए आपने एक सर्किल बनाया पी क्यू आर। तीनों भुजाओं को टच करते हुए आपने एक बनाया आर। ये जो अंदर का वृत्त है इसमें इन सेंटर है बच्चों आई। और आप मुझे बताइए इन सेंटर की रेडियस ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? इन सेंटर की रेडियस ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा बटा एस। डेल्टा का मतलब है बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और बटा में सेमी पेरीमीटर ऑफ एबीसी। सेमी पेरीमीटर ऑफ एबीसी, ये एबीसी ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर है। बस इसी को पुट करना है, इसी से अपना उत्तर आ जाएगा। अगर दोस्तों मैं यहां पर इस साइड को x, ये साइड x बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा बराबर होती हैं। इस प्रकार आपको x y z का मेजरमेंट दे दूं तो भी आप रेडियस ज्ञात कर सकते हैं ना। रूट के अंदर ऊपर में आ जाएगा x y z, बटा में आ जाएगा x प्लस वाई प्लस z। कल बच्चों हमने ये फॉर्मूले साबित किए थे, कल हमने स्टेप बाय स्टेप चलकर इस बात को प्रूव किया था कि ये एक्स वाई जेड कैसे आया, ये कैसे रूट के अंदर आ गया। ये चीजें अपन ने बनाने का प्रयास किया था, लेकिन आज तुम्हें हल्की फुल्की बात बता रहा हूं कैसे। अच्छा, अगर तुम्हें भुजाओं का कोई मान दे दिया जाए और एक्स पूछ ले, मान लो आपको ए बी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू, ए सी की वैल्यू पता है और ए सी याद करना है, तो एक्स किस किस में आ रहा है? तो आप कहना जी ए बी और ए सी में आ रहा है, माइनस कर दीजिए बी सी और बटा में कर दीजिए 2। वाई कभी याद करना हो, वाई किस किस में आ रहा है? ए बी और बी सी में आ रहा है, तो जिन जिन में ये आ रहा है ए बी और बी सी को जोड़कर इसमें से ए सी घटा दो, बटा में 2। अगर जेड ज्ञात करना हो बच्चों तो ए सी और बी सी को जोड़कर इसमें से ए बी घटा दो, बटा में 2। ये एक्स वाई जेड को ज्ञात करने का फॉर्मूला था। ये कल की क्लास का एक प्रकार से मान लो कंक्लूजन है और इस पर डायरेक्ट पेपर में सवाल छप के आएंगे, डायरेक्ट इस पर बात पेपर में छप कर आएगी दोस्तों। अगर दोस्तों मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लूं, अगले पेज पे मान लेते हैं, सब कुछ इसी पेज पे कर देंगे क्या? अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल की बच्चों बात मान लूं और इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मान लीजिए, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मान लीजिए मैंने एक सर्किल भी बनाया, इसके अंदर बच्चों इसकी तीनों भुजाओं को टच करते हुए एक प्यारा सा सर्किल अगर बना दिया जाए, एक प्यारा सा सर्किल अगर इसके अंदर बना दिया जाए, तो जरा मुझे बताइएगा, इसको थोड़ा उठा के इसके अंदर रखना है। ये डाल दिया। ये बच्चों लाइन है हाइपोटेनियस, ये मान लो परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने की बात आपको पता है ना, P प्लस बी माइनस एच बाई 2। कैसे ज्ञात किया वो भी आप जानते हैं, कैसे ज्ञात किया वो भी आपको पता है। और अगर बच्चों एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात आ जाए, अगर एक समबाहु त्रिभुज
अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों भुजाएं बराबर हैं, अगर तीनों साइड बराबर है, ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है, इसके अंदर अगर आप एक रेडियस बना दो बेटा, अंतःवृत्त बना दो, इसकी त्रिज्या का मतलब क्या आएगा बेटा? तो साइड बटा 2√3 आएगा। राहुल झा बेटा 2√2 नहीं था, 2√3 था। और कैसे था? ये फॉर्मूले से साबित किया था अपन ने, कोई अलग बात नहीं थी। ये आपने ऊपर तो लगाया एरिया √3/4 a² बटा में आपने कर दिया 3a, तो काटा पीटी मचाकर ये बात बन जाती है। यहां तक की बात बेटा आप सबको क्लियर है? बढ़िया से समझ में आ गई आपको? ये जो मैंने कल आपको फॉर्मूले ड्राइव कर करके बेटा उन पर चीजें साबित कर करके बताई ना, वो समझ में आनी जरूरी है, लेकिन आपको पेपर में थोड़ी साबित करनी है। पेपर में तो ये जो कंक्लूजन है, बस इनके बारे में आपको पता लगना चाहिए कि भाई साहब ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ताकि पेपर में सवाल आएगा और तुरंत हम इसको सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे। तो बच्चों 20 नंबर तक के क्वेश्चन तक हम लोग बढ़ चुके थे, और मैं पूरी पूरी उम्मीद करता हूं कि 20 सवाल तो आप सबने पूरे कर लिए थे ना। अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? और त्रिज्या तुझे ज्ञात करना आता ही अपने को। ये अर्धवृत्त वाला सवाल भी आपने कर लिया था। 7 नंबर क्वेश्चन में A64 कैसे आया? 7 नंबर सवाल कौन सा है मुझे तो यही नहीं पता। परपेंडिकुलर ओबीसी के समद्विभाजक पी पर मिलते हैं, बीपीसी 148 है। बीपीसी अगर 148 है तो ये 116 और वो 116 और वो 64 बेटा, ये तो आएगा। वो 116 और वो 64 जो ही बेटा, मेरे को लग रहा है कि आपने ना डायरेक्ट कल की क्लास को स्ट्राइक कर लिया था। इससे पहले वाली क्लास के बारे में पढ़ना शायद आपने जरूरी समझा नहीं। आपने इससे पहले वाली क्लास को पढ़ना शायद जरूरी समझा नहीं बेटा। ये चीजें आपको बता देता है बेटा सवाल, साफ साफ सवाल तुम्हें साफ साफ ये बातें बताता है, तुम्हें सोचना ही नहीं पड़ता। अरे बीसी से आपने बनाया है एक परपेंडिकुलर, बीई एक परपेंडिकुलर है एसी पर, तो परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री का है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। आपने कहा सर सी से अगर मैं ये बनाऊंगा, देखो ज्योमेट्री के सवाल आप पेपर में कर पाओ बेटा, इस बात के लिए जरूरी है कि आपको थ्योरम्स पता हो, आपको थ्योरम्स पता हो। हमें पेपर में उनको इंप्लीमेंट करना आना चाहिए, हर सवाल थ्योरम से बनेगा। अब देखो ये दोनों चीजें आपस में ओ पर कटती हैं, ये ओ पर कटती है बेटा। ओ बी सी भी अपने आप में एक ट्रायंगल है, ओ बी सी अपने आप में एक ट्रायंगल है ना, ये भी एक साफ सुथरा ट्रायंगल है। अब मैं आपको कह रहा हूं ओबीसी का समद्विभाजक इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर और इस वाले एंगल का ओसीबी का एंगल बाइसेक्टर मान लो यहां मिलते। बच्चों अगर एक ट्रायंगल के दो एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं तो क्या डेफिनेटली वो लोग इन सेंटर पे मिलते हैं क्या? क्या डेफिनेटली वो लोग इन सेंटर पे मिलते हैं क्या? क्या डेफिनेटली इन सेंटर पे मिलते हैं क्या? इन सेंटर का नाम सवाल में पी दिया है, मैंने पी लिख दिया। इन्होंने पी दिया है, मैंने पी लिख दिया, मैंने पी नोट कर दिया, खत्म। अब ये बीपीसी का मान 116 दिया है, सॉरी 148 दिया है, इसका हाफ क्यों हो जाएगा? किसने बोला हाफ हो जाएगा? खुशी बेटा पिटाई बहुत हो जाना। अगर कभी एंगल बीपीसी ज्ञात करना हो एंगल बाइसेक्टर को, तो आप कहना 90 प्लस एंगल बीओसी बाई 2 होता है। अरे 90 प्लस ए बटा 2 होता है, याद नहीं है? हाफ कैसे हो जाएगा? 90 प्लस ए बाई 2 होता है, ऐसी गलती मत करो रे। 50 बार तुमको बताया मैंने, 148 ये 90 और ये एंगल बीओसी बटा 2, ऐसे बच्चों वाले काम मत किया करो यार कि मैं तुम्हें हर एक बात ऐसे बार बार लिखकर बताऊं। जो पहली क्लास में बताया था वो भी आपको रिपीट करूं। बीओसी 116 आ गया, 116 बताओ ये वाला एंगल बन गया क्या? अब ये 116 ज्ञात करने के लिए ना ये सब लिखना नहीं पड़ता कि तुम पेपर में ऐसे लिखो कि बीपीसी इज इक्वल टू 90 प्लस बी। समझने की बात, तेज करो। 90 से कितना फालतू है? 58, 58 का दुगना 116। ये 116 तो ये ऊपर का 116 आएगा क्या? दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। हाँ, ए ई ओ डी एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, चारों कोणों का सम 360 आएगा। ये 90 90 180, तो इसका सम भी 180 आएगा। ये एंगल 64 डिग्री का आ गया बच्चे। काहे नहीं समझे? बच्चों बताओ सबको 20 नंबर तक के सवाल क्लियर हैं क्या? जितने बच्चे क्लास में लाइव हैं एक बार कमेंट सबका आना चाहिए, मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे क्लास को लाइव पढ़ रहे हैं। रूटीन में आप लोग कमेंट नहीं करते, कोई बात नहीं चलेगा, पर एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर हम बात को पढ़ रहे हैं, बिल्कुल यहां तक की बात 20 तक की बात क्लियर है। बहुत ही बढ़िया, शानदार, अल्टीमेट, जबरदस्त, मजा आता दोस्तों, ऐसी बातें देखकर मजा आ जाता है। सर क्वेश्चन रिपीट मत कीजिए, इट्स टाइम टेकन। ओ माय गॉड सिद्धार्थ, मैं कल लड्डू को बुलाऊंगा, फिर लड्डू बोलेगा ओ माय गॉड। परसों मैंने लड्डू को सिखा दिया बोलना, मैंने कहा बेटा बोल ओ माय गॉड, तो लड्डू कहता ओ माय गॉड। तो फिर अभी जब भी कुछ बात होती है ना, जब भी कुछ मतलब कोई लाइक फेरी कुछ मतलब सामान गिरा दे हाथ से, मतलब कुछ हो जाए, तो लड्डू कहता है ओ माय गॉड। सुबह से उसको याद हो रखा है। आज सुबह उठी, पापा ऑफिस आ रहे हैं, कहती ओ माय गॉड।
ओ माय गॉड, तुम ऑफिस जा रहे हो। सुनो बेटा, ये 21 नंबर क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि इस सवाल का उत्तर आएगा 5 थी, लेकिन मन में एक बात आई थी, हाउ, कैसे सर ये वाली बात कैसे ज्ञात करते हैं, इसको ज्ञात करने का कंसेप्ट क्या है। तो ये कंसेप्ट पहले में समझना है, उसके बाद हम बात करेंगे। ये भी दोस्तों 2018 के एग्जाम का सीजीएल प्री का पूछा हुआ सवाल है। प्री में, मेंस में, सीएचएसएल में, सीपीओ में, सब में ये बात आ सकती है, और चूंकि ये बात बहुत आसान है इसलिए आपको इसके बारे में निपुण जानकारी होनी चाहिए। मैं आपको बेटा एक बार पहले कंसेप्ट सिखा रहा हूं। पेपर में आप लोग ये बात जानते हैं दोस्तों कि कंसेप्ट आपको किसी व्यक्ति के सामने साबित थोड़ी करने हैं, तुम्हें जाकर उनको थोड़ी बताना है कि मैंने ये कैसे कैसे किया है, बस किया है साहब, ये होता है, ये बात तुम्हें पता है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। हटाओ रे। मैंने बच्चों एक ट्रायंगल मान लिया ए बी सी, ठीक है। ये बात तो आप जानते ही हैं कि ए के सामने की भुजा को अपन स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल बी के सामने की भुजा को मैं स्मॉल एंगल बी से रिप्रेजेंट करता हूं, एंगल सी के सामने की भुजा को मैं सी से रिप्रेजेंट करता हूं। ऐसा ही होता है, ये साइड की बात होती है। अच्छा, अगर मैं एक बार के लिए दोस्तों आपको बताने के लिए तीनों कोणों के एंगल बाइसेक्टर मिलाऊं, एंगल बाइसेक्टर मिलाऊं, एंगल बाइसेक्टर मिलाऊं, तीनों कोणों के अगर मैं एंगल बाइसेक्टर मिलाऊंगा तो ये जिस बिंदु पर मिलेंगे, ये जिस पॉइंट पर मिलेंगे, ये जिस बिंदु पर मिलेंगे, क्या बच्चों ये इनका इन सेंटर होगा क्या? ठीक है। अच्छा, मान लीजिए मैं एक बात मानता हूं कि ये ए जाकर इसको डी पर काट रहा है, समझना बात को आप, मैं तुम्हें चीजें प्रूव करके बता रहा हूं कि कैसे बना, ताकि फ्यूचर में आपको इस पर पैनिक होने की नीड नहीं पड़ेगी। प्यारे बच्चों, हमने जब आपको ट्रायंगल की बेसिक वाली बातें बताई थी, मैंने आपको बताया था ना कि एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में तोड़ता है जिस अनुपात में उसकी भुजाएं होती हैं। एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा को उसी रेशो में, उसी अनुपात में तोड़ता है जो उस एंगल को भुजाएं बनाती हैं, उस एंगल में ही तोड़ता है। ये एंगल बाइसेक्टर की खास बात होती है। तो आप मुझे एक बात बताइए, ये जो बीडी और बीसी है, बीडी और डीसी है, क्या इनका अनुपात भी सी अनुपात बी आएगा क्या? क्या इनका अनुपात सी अनुपात बी आएगा क्या? अच्छा, अगर मैं आपसे पर्टिकुलर बीडी की बात करूं, अगर मैं आपसे पर्टिकुलर बीडी की बात करूं, बेटा बीडी की लंबाई कितनी है, तो आप ये कहोगे क्या सर, टोटल लंबाई तो है ए, रेशो में इसको अपने बी अनुपात सी में तोड़ा है, मेरे को बीडी ज्ञात करना है तो सी से गुणा कर लो सर, ए सी बटा बी प्लस सी। कि अगर मैं आपसे प्रॉपर बीडी की लंबाई पूछ लूं तो बीडी की लंबाई को आप ए सी बटा बी प्लस सी बोलोगे क्या? अरे अपन करते तो है ना। अगर मैं आपको सपोज करो ये कह देता हूं कि ये लाइन बी है, ये डी है, ये सी है, ये पूरी लाइन 10 है, इसका अनुपात 3:2 है, तो आप बीडी कैसे ज्ञात करते हो रेशो में? आप कहते हो सर 10 है ना, ये एक्चुअल में 3+2 की वैल्यू है और मेरे को 3 ज्ञात करना है। ऐसे तो करते हैं बचपन से अपन, ऐसे तो करते हैं। तो यही तो मैंने लिखा है कि टोटल बीसी की लंबाई कितनी थी ए, रेशो में तोड़ा है बी प्लस सी के, बीडी ज्ञात करना है सी, तो ए सी प्लस बीडी आ गया। इतनी बात बताओ आप लोगों को क्लियर है क्या? अरे 6-4 ज्ञात नहीं करनी, एग्जाम्पल दे रहा था रे भाई, मैंने लिखा कैसे ये बताने की कोशिश कर रहा था, तुम ऐसे 6-4 ज्ञात करने बैठ जाते हुए, थोड़ी गजब की बात है। अच्छा जी, अब प्यारे बच्चों एक और बात पे चलते हैं, मेरी बात तो ध्यान दीजिएगा। प्यारे बच्चों, मेरे सामने एक छोटा सा ट्रायंगल है, मेरे सामने एक छोटा सा ट्रायंगल है जिसका मैं आपको नाम दे रहा हूं ए बी डी। ये कोई 90 डिग्री का कोण नहीं है, ये 90 डिग्री का कोण नहीं है। वैसे ही आकृति मैंने ये वाली आकृति है ना आधी, ये जो आधी आकृति है ये अलग से बताने की कोशिश करी है कि तुमको ये पॉइंट समझ में आ जाए ऐसा। दोस्तों इसके बीच में कहीं ना कहीं आई पॉइंट एग्जिस्ट करता है, इसके बीच में आई पॉइंट कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। इस लाइन की लंबाई कितनी थी? सी। इस लाइन की लंबाई कितनी है? ए सी बटा बी प्लस सी। अगर कोई व्यक्ति आपको ये बोले कि भैया ये बी आई इसका एंगल बाइसेक्टर है, अरे दोस्तों ये एंगल बाइसेक्टर ही तो है, ये एंगल बाइसेक्टर ही तो है, कोण समद्विभाजक है। तो अगर ये कोण समद्विभाजक है तो सामने वाली भुजा का अनुपात भी यही तो आएगा क्या? सामने वाली भुजा का अनुपात भी तो यही आएगा। हाँ भाई, एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में तोड़ता है। एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि ए आई और आई डी का अनुपात बता दो, ए आई और आई डी का, तो ए आई की जगह सी लिखा हुआ है और यहां लिखा हुआ है ए सी बी प्लस सी। यहां से ये पॉइंट कट जाएगा, बी प्लस सी दोस्तों ऊपर पहुंच जाएगा, बी प्लस सी बटा ए उत्तर आ गया। ये है आपका कंसेप्ट। ऐसे इसको ड्राइव करना मैंने आपको बताया कि कहां से इनको साबित किया गया। ज्योमेट्री में कंसेप्ट लिमिटेड है, सवाल टफ तब बन जाता है जब एक ही सवाल में मल्टीपल प्रकार की चीजें ऐड हो जाती हैं, मल्टीपल प्रकार की चीजें ऐड हो जाती हैं। सुनिएगा,
तो अब मुझे पेपर में सवाल करना है तो इतना सब करना पड़ेगा? नहीं दोस्तों, मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूं, अगर एआई और आईडी का रेशो बनाना है ना, तो ये एक्चुअली शीर्ष ए से बात कर रहा हूं। ए की भुजाएं कौन कौन सी हैं, ए के साथ में साइड कौन कौन सी हैं, तो आप बी प्लस सी बटा में ए कर दीजिए। आप लोग मुझे बताइए, अगर मैं आपसे बी आई और इसका नाम ई दे लीजिए, इसका नाम एफ दे लीजिए, अगर मैं आपसे बी आई और आई ई का अनुपात पूछूंगा, बी आई और आई ई का अनुपात पूछूंगा, तो क्या हमें ए प्लस सी बटा बी कहना पड़ेगा? बहुत बढ़िया बेटा, है शानदार। अगर दोस्तों मुझे सी आई बटा आई एफ ज्ञात करना है, सी आई बटा आई एफ ज्ञात करना है, तो क्या मैं इसमें बी प्लस ए बटा सी कह दूं? हाँ, ए प्लस बी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। साक्षी बेटा एक बात ध्यान रखना, जब आप साइड्स की बात करते हैं ना, तो स्मॉल लेटर्स का यूज किया करें। हम एंगल के लिए कैपिटल का यूज करते हैं, भुजाओं के लिए स्मॉल का यूज करते हैं। ये ज्योमेट्री को इंडिकेट करने के साइन होते हैं बेटा। क्लियर है? फ्यूचर में तुम्हें इस बात में कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए बेटा। ये कंसेप्ट मैं आपको एक बार और बता रहा हूं। देखो, इसको मैं बार बार क्यों बता रहा हूं, अभी तुम्हें थोड़ी देर बाद में समझ में आएगा कि सवाल के बीच में चुपके से इसका इस्तेमाल करवा देगा, चुपके से। रीजनिंग की तरह आपको मैथ में सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। एक दो बार मैंने पेपर के सवाल देखे दोस्तों, जहां एग्जामिनर ने बच्चों के साथ में धोखा किया, उसने धोखा करा। अगर मैं आपसे एआई और आईडी का अनुपात पूछूं, ध्यान देना, पहले मैं शीर्ष से बात कर रहा हूं, शीर्ष से, ऊपरी सितारे से शीर्ष से बात कर रहा हूं बेटा। तो ए आई से आईडी का अनुपात पूछोगे तो बी प्लस सी बटा में ए करना है क्या? अब ये बात लिख के बताऊं क्या? ये वाली साइड बी थी, ये वाली साइड सी थी, ये वाली साइड ए थी, पता ही है। ये तो पता ही है, एंगल ए के सामने की साइड ए होती है, एंगल बी के सामने की साइड बी होती है, एंगल सी के सामने की बात सी होती है। हमेशा ये बात ध्यान रखना, शीर्ष से वाली बात ऊपर आनी चाहिए। सीआई और आईडी का अनुपात क्या बनेगा? सीआई और आईडी का अनुपात क्या बनेगा? तो आप कहना सर ए प्लस बी बटा में सी कर दीजिए। बी आई और आई ई का अनुपात क्या बनेगा? तो आप कहना जी ए प्लस सी बटा में बी कर दीजिए। किसी को इस बात में कंफ्यूजन है तो बताइए। बच्चों, एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम से साबित किया है, कोई अलग से नियम नहीं लगाया गया, अलग से बात नहीं बताई गई। हाँ दोस्तों, ये आई, सी वाले में एफ है, एफ माफ कीजिएगा, एफ, हाँ एफ है दोस्तों, एफ है, ठीक है। अब मेरे को लगता नहीं कि 21 नंबर क्वेश्चन में आपको दिक्कत आएगी। अब मुझे लगता नहीं कि 21 नंबर सवाल में किसी को पूछना पड़ेगा। 21 नंबर सवाल क्या है, देखो मैं एक बार तुम्हें प्रॉपर तरीके में बता रहा हूं। हालांकि पेपर में जब सवाल करोगे तो आपको ये बात कभी भी चिंता बताएगी नहीं। 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा, परिमाप अगर 24 है, परिमाप अगर 24 है, तो बेटा ए बी और ए सी का जोड़ 15 बनेगा क्या? 15। हालांकि मुझे अलग अलग तो नहीं पता, ये वाली भुजा 8 है, ये 7 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 6 है, ये 9 है, मुझे नहीं पता, पर इतना पता है इनका जोड़ 15 बनेगा। मेरे को जोड़ ही चाहिए, मेरे को भुजाओं से मतलब ही नहीं है, मेरे को भुजाओं से मतलब ही नहीं है। एडी एंगल बीएसी का एंगल बाइसेक्टर है बच्चों, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। अब देखो, तुम्हें ना एक बात पता क्या लगनी चाहिए, जिस सवाल में एंगल बाइसेक्टर दिया है, सामने वाली भुजा को अनुपात में तोड़ता है, ये थ्योरम्स काम आती हैं, ये थ्योरम आपके काम में इंप्लीमेंट करनी आनी चाहिए। इस पर कोई बिंदु आई है तो मैंने पूछा ए आई और आईडी का रेशो ज्ञात कीजिए। थ्योरम कितनी इजी है, ए बी और ए सी को जोड़कर बटा में बी सी लिख देना बस। ए बी और ए सी का जोड़ 15 है, ये 9 है, ये 5:3 उत्तर बन गया। अगर दोस्तों आपको ये कानून पता था तो मेरे हिसाब से ये सवाल तो 10 से 15 सेकंड में आप सॉल्व कर पाते, और जिनको कानून नहीं पता वो लगे रहे माथा पची करने, नहीं बन पाएगा बेटा। यही तो फर्क है ना। ज्योमेट्री एक भारी भरकम टॉपिक है, पर्टिकुलर बेटा बड़ी बड़ी किताबें ज्योमेट्री की आती हैं, 10वीं क्लास में ज्योमेट्री पढ़ी, 9वीं में पढ़ी, वो सभी है, लेकिन अपने पास कंटेंट सारा है। हमारे पास कंटेंट सारा है, हमें 10वीं और 9वीं क्लास की सब चीजें समझनी है। ये सारी बातें आपको पेपर में ऑब्जर्व करनी है। कल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखे सर, हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करवा रहे हैं बेटा, लेकिन तरीके में करवा रहे हैं, टाइप वाइज करवा रहे हैं, एक एक कंसेप्ट को बताकर उस पर डिपेंड हुए सारे सवाल करवा रहे हैं। इस प्रकार एक सिस्टमेटिक वे में सारी चीजें आपको करवाई जा रही हैं दोस्तों। ए बी सी एक पूर्णांक भुजाओं वाला, इंटीग्रल साइड का मतलब क्या होता है बच्चे? कोई बच्चा बताओ मुझे, इंटीग्रल साइड का मतलब क्या होता है? भुजाएं ना पॉइंट्स में नहीं है, पूरे पूरे मान है भुजाओं के, 4 5 7 8 9 पूर्ण संख्याएं हैं, कोई मतलब फ्रैक्शन फ्रैक्शन में नहीं है, पॉइंट में नहीं है, ठीक है। और विषम बाहु है बेटा, विषम बाहु का मतलब क्या होता है भाई? विषम बाहु का मतलब क्या होता है? स्केलेन ट्रायंगल है, सारी भुजाएं अलग अलग है, तीनों साइड अलग अलग हैं, पता नहीं साहब भुजाओं के मान कितने हैं, पर सारी भुजाओं के मान डिफरेंट है, अलग अलग है, भगवान जाने कितने हैं, पर हैं कुछ, ठीक है, ठीक है। सीडी, सीडी एंगल एसीबी का समद्विभाजक है। देखो बेटा, जब आप एंगल बनाते हो ना, ट्रायंगल बनाते हो ना,
तो ट्रायंगल ऐसा बनाया करो कि आपके लिए कंफर्टेबल रहे। अब मेरे को पता है एंगल सी का समद्विभाजक काटना है, एंगल सी का समद्विभाजक काटना है, तो मैं एंगल सी को ऊपर लिख लूंगा, क्या फर्क पड़ता है, कहीं लिख लो यार। हालांकि इससे कोई ज्यादा फर्क वाली बात नहीं है, तुम्हारा जहां मन करे वहां लिख लो। ये मैंने एंगल सी को ऊपर टाप दिया, ठीक है। सीडी इसका एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक है जो एबी को डी पर मिलता है। एडी 5 है, एडी 5 है और बीडी 12 है। और इस ट्रायंगल का मेजरमेंट बताओ, इस ट्रायंगल का मेजरमेंट बताओ, परिमाप बताना है। सॉरिन कह रहे हैं 68 आएगा, ओगी कह रहे हैं इसका मेजरमेंट क्या बनाएगा। ये तो बड़ी चिंता की बात हो गई, ये तो बड़ी चिंता की बात हो गई, ये तो बड़ी चिंता की बात हो गई। अब सुनिएगा, हमें इस सवाल में क्या पता है उस पर चलते हैं। मुझे सामने वाली भुजाओं के मेजरमेंट पता है, तो क्या आपको पता है क्या ये वाली भुजा 5x आएगी, ये भुजा 12x आएगी। अगर ये दोस्तों एंगल बाइसेक्टर था, अगर ये एंगल बाइसेक्टर था, तो सामने वाली भुजाओं को 5 12 में तोड़ रहा है, इसका मतलब इनका मेजरमेंट भी 5 12 के अनुपात में रहा होगा, 5x और 12x आएगा। ये 17 सेंटीमीटर तो मुझे एग्जैक्ट पता लग गया, ये तो सवाल में साफ साफ दिया हुआ है। 5x और 12x में अगर x मिल जाए तो मैं अपनी बात को अच्छे तरीके में बता दूंगा। दोस्तों आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ट्रायंगल एसी का पेरीमीटर पूछूं, परिमाप पूछूं, तो आप ऐसे ही तो बताओगे 17x प्लस 17 सेंटीमीटर। अरे 5 और 12 17x प्लस 17, 17 इनमें से कॉमन आ गया, x प्लस 1 मान लो। मोटी मोटी बात ये है, आपने कहा सर 17 का मल्टीपल उत्तर बनेगा, 17 का उत्तर मल्टीपल बनेगा। चूंकि इंटीजर की बात हो रही थी, कहा गया था इंटीग्रल है, तो मैं समझ गया कि उत्तर तो 17 का मल्टीपल ही आएगा, इतनी बात तो पता लग गई। लेकिन साहब बी ऑप्शन सी ऑप्शन दोनों 17 के मल्टीपल हैं, तो अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, मुझे ये बात चेक करनी है। याद कीजिएगा पुरानी एक क्लास हुई थी इनइक्वलिटी और ट्रायंगल। क्या आप जानते हैं दोस्तों, ट्रायंगल की कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, कोई भी दो भुजाओं का डिफरेंस तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। ये नियम होता है ना। अच्छा एक बात बताओ, x की वैल्यू सोचता हूं मैं अपने दिमाग में, x की वैल्यू एज्यूम करता हूं, x की वैल्यू कल्पना करता हूं। बेटा सुनिएगा, x अगर मैं 1 रखता हूं, x अगर मैं 1 रखता हूं, तो भुजा बनेगी 5 12 17। ये वाली बात तो मुमकिन नहीं है दोस्तों। क्यों क्यों मुमकिन नहीं है सर? अरे भैया 5 और 12 का जोड़ 17, ये भुजा भी 17 पॉसिबल नहीं है, कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। x की वैल्यू 2 रखोगे तो बेटा ये 10 और ये 24 और ये 17। हाँ इसके बारे में गुंजाइश है, इसके बारे में गुंजाइश है, क्योंकि 10 और 24 का डिफरेंस आ रहा है 14। लेकिन अगर तुमने x को 3 रख दिया तो ये वाली बात हो गई 15, ये वाली बात हो गई 36, ये वाली 17। दोस्तों इनका डिफरेंस 21 बन रहा है, जो कि संभव नहीं है। x की वैल्यू 2 ही आएगी, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। x का मान अगर 2 आएगा तो परिमाप 34 प्लस 17 51 आएगा। 51 इज द करेक्ट आंसर। ये आपके सवाल का उत्तर आ गया। इस क्वेश्चन में दो नियम काम आए, इस सवाल में दो बातें काम आई। एक तो इक्विलिटी ऑफ ट्रायंगल वाली बात काम आ गई, इक्विलिटी ऑफ ट्रायंगल वाली बात काम आ गई, और दूसरी अपने काम आई दोस्तों, ये एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम है। दोनों चीजें आपके एक ही सवाल में काम आ गई। ऐसे ही तो सवाल बढ़िया बनते हैं, ऐसे ही तो सवाल अच्छे बनते हैं। दिए गए चित्र में ट्रायंगल ए बी सी का अंतः केंद्र O है, इन सेंटर O है। ओके, AOOE 7 5 है, AOOE 7 5 है, ये 7 है और ये 5 है। COOD 4 3 है, ये 4 है, ये 3 है। BOOF का मान ज्ञात करना है। बच्चों ये बताओ, इसको तुम MPG से ज्ञात कर लोगे क्या, मास पॉइंट ज्योमेट्री से? भाई एंगल बाइसेक्टर उसमें तो अपन पढ़ते हैं नॉर्मल सीवियन, कोई भी सीवियन लगा देते हैं तो भी MPG सवाल में अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करते हैं एक बार समझ लो। इधर 7 है, इधर 5 है, बीच में भार आना चाहिए 12। इधर 4 है, इधर 3 है, बीच में आना चाहिए 7। तो 12 और 7 का एलसीएम बीच में 84 मान लें क्या? मध्य में जो भार आएगा वो 84 मान लें क्या? अच्छा इधर आना चाहिए 3, इधर आना चाहिए 4। 7 की वैल्यू 84 है, 1 की वैल्यू आ गई 12। 12 तिया 36, 12 चौका 48। इधर 36 इधर 48 बनेगा तो ही तो बात बनेगी, तो ही तो बीच में 84 बन पाएगा। ऊपर बनेगा 5 नीचे 7, यानी ये दोस्तों पूरा पूरा बन रहा है 12। 12 गुणा 7 करना पड़ेगा। ऊपर वाले पॉइंट पर 35, नीचे वाले पॉइंट पे 49। ऐसे करोगे क्या?
अच्छा एक बात बताओ, इधर 35 भार है, इधर 36 है, तो इस वाले पॉइंट पे 71 आएगा। इधर 35 है, इधर 48 है, तो इस वाले पॉइंट पे 13 आएगा। तो इनका रेशो बन गया 71 रेशो 13। एमपीजी का कंसेप्ट बेटा ऐसा अप्लाई होता है। आपने कहा जी बीओ और ओएफ का कंसेप्ट यूज करना है, 71/13 अपने सवाल का उत्तर आ गया। जब भी पेपर में इस प्रकार की बात आए दोस्तों, तो आपको एमपीजी ट्राई करनी है, एमपीजी लगानी है, मास पॉइंट ज्योमेट्री है, मास पॉइंट ज्योमेट्री का ये सवाल था। आ गई बात समझ में? अच्छा दोस्तों, मैंने आपको ना एक कानून सिखाया आज की क्लास में, एक मैंने आपको कानून सिखाया आज की क्लास में। जो आज की क्लास में आपको मैंने एक नियम बताया था, क्या वो भी इस पर लागू हो सकता है क्या? अगर मैं इस सवाल को आपको एमपीजी से नहीं बताता, मैं कहता भाई जो आज बताया उससे करते हैं। एओ कितना है? 7। ओई कितना है? 5। सीओ कितना है? 4। ओडी कितना है? 3। एक बात बताओ, एक बात बताओ, एओ बटा ओई ये क्या होता है भाई? एओ बटा ओई, तो आप कहना सर ये होगा बी प्लस सी बटा ए। अगर मैं तुमसे ओसी बटा ओडी पूछ लूं, सीओ कह दो एक ही बात है भाई, ओसी कईयों को नहीं समझ में आया, सीओ कह दो एक ही बात। सीओ और ओडी का अनुपात पूछ लूं, तो बेटा आप इस चीज की वैल्यू क्या बताओगे? ए प्लस बी बटा में सी। अरे यही कहोगे क्या? और आपसे पूछा क्या है? पूछा गया है बीओ बटे ओएफ, बीओ बटे ओएफ, इसको तुम क्या बताओगे? ए प्लस सी बटा में बी। यही बात है ना? अच्छा सवाल में मुझे इस चीज की वैल्यू दी गई है 7/5, सवाल में मुझे इस चीज की वैल्यू दी गई है 4/3। रेशो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे आज अपन, आज अपन रेशो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। यार इसमें ए बी सी का जोड़ बन रहा है 12, इसमें ए बी सी का जोड़ बन रहा है 7, एक ही क्वेश्चन में ए बी सी का जोड़ अलग अलग बन रहा है। ये तो गड़बड़ है, ये तो गड़बड़ है। इक्वल करेंगे तो इसको ऊपर नीचे 7 से गुणा कर लेंगे, इसको ऊपर नीचे 12 से गुणा कर लेंगे। क्यों कर रहे हैं समझ में आ गया? क्यों कर रहे हैं समझ में आ गया? 49/35, 48/36। दोस्तों आप लोग ये जानकर बहुत खुश होंगे कि ए की वैल्यू आ चुकी है 35, बी की वैल्यू आ चुकी है 13, सी की वैल्यू आ चुकी है 36। तीनों मान तुम्हें पता लग गए। ए प्लस सी का मतलब हो गया 35, 36, 71, बी का मतलब 13, ये उत्तर आ गया। ये लो जी, ये अपना डिटेल में जो लंबा कंसेप्ट होता है उस कंसेप्ट से भी अपन ने इस बात को वेरीफाई कर दिया। पेपर में सवाल आए तो आप एमपीजी लगाना, पेपर में सवाल आए तो आप एमपीसी लगाना दोस्तों, उससे सवाल जल्दी बनेगा। लेकिन आपको ये बेसिक वाली बात भी आनी चाहिए, ज्योमेट्री मुश्किल नहीं है, लेकिन दोस्तों थ्योरम्स पे आपको नियम इंप्लीमेंट करने आने चाहिए। अगर दोस्तों आप प्री के एग्जाम की बात करते हैं या नॉर्मल बेसिक वाले पेपर की बात करते हैं, तब तो ये सवाल बड़े इजी हैं, तब तो बड़े सवाल इजी हैं। लेकिन दोस्तों अब थोड़ा सा लेवल शुरू हो गया जी मेंस का। अब मैं इसके आगे, इसमें एंगल बाइसेक्टर गिवन तो नहीं है। प्रिंसी आपके सामने सवाल में चिल्ला चिल्लाकर ये वर्ड बोला गया है, क्या ये आपको दिखाई नहीं पड़ा? क्या ये आपको दिखाई नहीं पड़ा? जब इन सेंटर कह दिया तो इन सेंटर तो एंगल बाइसेक्टर पर ही होगा। इन सेंटर बनने के लिए मैंडेटरी है कि वो एंगल बाइसेक्टर पर ही बने। प्रिंसी समझ में आया कि नहीं आया? अब दोस्तों इसके आगे का जो लेवल है वो थोड़े बढ़िया बढ़िया सवाल बनेंगे, तो थोड़ा दिल थाम कर समझना। बातें बड़ी अच्छी हैं, बड़ी प्यारी प्यारी बातें हैं, समझना। अभी तक जितना पढ़ा है, चाहे वो आपका सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल हो, चाहे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो, कॉन्ग्रुएंसी हो, चाहे एंगल बाइसेक्टर के नियम हो, ये सब आपको पता होने चाहिए, ध्यान रखना। मैं ये कह रहा हूं कि एक बार के लिए तुम सवाल पढ़ो, तुम मतलब कुछ मत करो, एक बार दिमाग मत लगाओ। क्या ये सवाल आप में से किसी बच्चे ने घर पे ट्राई किया? एंगल एबीसी में ए 90 डिग्री का है, एडी कोण एक का समद्विभाजक है, एंगल बाइसेक्टर है। जो बीसी को डी पर जाकर मिलता है, डीई परपेंडिकुलर है एसी पर। यदि ए बी 10 है, एसी 15 है, तो डीई की लंबाई ज्ञात करनी है। ऐसा शिवम तुम्हारा 8 उत्तर आ गया दोस्त, बहुत ही बढ़िया, शानदार, ग्रेट। इस प्रकार के बालक हमें चाहिए क्लास में। शिवम आपका उत्तर 8 आ गया ना बेटा? मैंने कहा शिवम जैसे बालक हमें चाहिए क्लास में, ये जरूरी है, क्योंकि जिनको नहीं आता उनको ही तो सिखाएंगे, जिनको नहीं आती ज्योमेट्री उनको ही तो सिखाएंगे बेटा, आवश्यक है ना। तो शिवम 8 इसका उत्तर नहीं आएगा, ये गारंटी है इस बात की, तुम्हें ज्योमेट्री सीखनी ज्यादा जरूरी है।
एंगल ए पर 90 है, ये बात जरूरी है। एंगल ए बी सी ऐसे मान लें, क्या दिक्कत आ रही है? ऐसे कहीं भी मान लो यार, क्या दिक्कत आ रही है? खुद को ही मानना है, अपनी मर्जी है। अरे नहीं, माफ करना, ए पर 90, अरे माफ करना दोस्त, ए पर 90 है। ए बी सी कहीं पटक लो, कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट को, बाहर से आवाज बहुत आ रही है यार, एक सेकंड रुको। ये कल किया था, कल तो ये हुआ ही नहीं। बेल की नहीं आ रही इधर, हमारे क्या ऑफिस के पास में ना क्रिकेट का ग्राउंड है, तो उधर टूर्नामेंट्स चल रहे हैं। क्रिकेट की ग्राउंड नहीं है, अकेडमी है, अकेडमी। सुनिए, बहुत बढ़िया प्रियांश बेटा, मैंने आपको बताया एंगल ए 90 डिग्री का है, ठीक है। ए का समद्विभाजक है जो बीसी को डी पर मिलता है। क्या प्रिंसी बताओ बेटा, सवाल में बोल दिया ना एंगल बाइसेक्टर है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो जाहिर सी बात है ये वाला कोण भी 45 टूटेगा और ये वाला कोण भी 45 टूटेगा। ये दोनों कोण क्या है बच्चों? एंगल बाइसेक्टर हैं। दो पूरे पूरे भाग किए जा रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर है। ए बी कितना है? 10 सेंटीमीटर। ए बी पूरा पूरा बच्चों 10 सेंटीमीटर है। एसी पूरा पूरा कितना है? 15 सेंटीमीटर है। आप लोग मुझे एक बात बताना बेटा, एंगल बाइसेक्टर अगर किया है तो बीडी और डीसी का रेशो 2:3 बनेगा क्या? बीडी और डीसी का रेशो 2:3 बनेगा क्या? 2:3 बनना चाहिए क्या? ठीक है, ठीक है। डीई बच्चों एक्चुअल में परपेंडिकुलर है एसी पर, तो डीई ना, ये सवाल तुम्हें ऐसे बनाया करो आप, ये परपेंडिकुलर है एसी। प्यारे बच्चों, मेरे से डीई की लंबाई पूछी है, मेरा टारगेट है, मैं डीई ज्ञात करना चाह रहा हूं। सवाल बड़ा ही फर्जी है। एंगल बाइसेक्टर एक्चुअली इनको बताने का कोई मोटिव नहीं था। एंगल बाइसेक्टर बताने का इनका टारगेट केवल और केवल इतना सा था कि बीडी और डीसी का अनुपात है ना, वो 2:3 है। अरे बीडी और डीसी 2:3 कैसे आया, ये बात आप समझ गए ना। अब मैंने ऐसे ही एंगल बाइसेक्टर हटा दिया है बच्चों, मैंने ऐसे ही वो एंगल बाइसेक्टर हटा दिया है, तो मुझको ऐसे लेकर पैनिक मत होना। 3-2 तुमको डायरेक्ट एग्जामिनर पेपर में बताना नहीं चाह रहा था, इसलिए उसने ऐसी बात को घुमा फिरा के लिख दिया। आई बात समझ में तुम्हें? ठीक है। अब प्यारे बच्चों, आप लोग मुझे बता दो, क्या तुम्हारे सामने ये दो ट्रायंगल बन गए? एक तो ट्रायंगल बन गया जी बी ए सी, ये सिमिलर है ट्रायंगल डीईसी के सिमिलर है क्या? आप कहना सर सिमिलर कैसे है भाई? ये एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल 90 डिग्री का है, सी एंगल तो इनमें कॉमन है, तो थीटा और थीटा ये बात तो बराबर ही आएगी, जरूरी है। अच्छा, संगत भुजाओं का अनुपात भी सेम होता है। संगत भुजाओं का अनुपात आप मुझे बताओ, बड़े वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने आ रहा है बीसी, छोटे वाले में 90 डिग्री के सामने आ रहा है डीसी। क्या बच्चों बीसी और डीसी का अनुपात 5:3 है क्या? 5/3 अनुपात आ रहा है क्या? अरे पूरी लाइन 5 है तो वो कितना है? 3। तो ऐसे ही बड़े और छोटे में इस अल्फा एंगल के सामने अनुपात भी तो सेम आएगा। अगर ये ए बी 10 है तो क्या ये 6 सेंटीमीटर आएगा क्या? तभी तो इनका अनुपात 5:3 बन सकता है। ऐसे लिखा मत करो ए बी बटा डी ई बराबर 5/3, ए बी की वैल्यू 10 है, 10 बटा डी ई बराबर 5/3, काट पीट के करोगे 6 आएगा। सिमिलरिटी का कंसेप्ट लगाना था। एंगल बाइसेक्टर में एग्जामिनर केवल एक ही बात कहना चाहता है बड़े प्यार से कि भुजाओं का अनुपात कितना है? 2:3। 24 नंबर क्वेश्चन सबका क्लियर है? हाँ बेटा, पीछे की सारी चीजें साथ साथ चलती हैं। त्रिभुज एबीसी के अंदर एक वृत्त बनाया गया है, बीपी सी क्यू ए दिया गया है। परिमिति कितनी है? तीनों को जोड़कर दुगना कर दो। 8.5, 15, 19, 19.5, 38, 39 आंसर आ गया बेटा। तीनों को जोड़कर दुगना करना है। याद है ना पेरीमीटर कैसे ज्ञात करते हैं? 2 × x + y + z। अब पेपर में सवाल आएगा, डायग्राम तो नहीं बनाओगे? अरे पेपर में सवाल आएगा, डायग्राम तो नहीं बनाओगे ना? देखिए, जिस सवाल पे डायग्राम की नीड है वहां बनाना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि प्रत्येक सवाल डायग्राम से ही बनेगा। धीमे धीमे आप जब चीजों को 2-3 बार रिपीट करेंगे ना बेटा, तो डायग्राम बनाने से आप बच पाएंगे। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतने कंसेप्ट क्लियर होंगे। चैलेंजिंग क्वेश्चन पे काम किया करो। पेपर में सवाल टफ पता है कैसे बनेगा? टफ सवाल बनाने के लिए एक ही क्वेश्चन में 2-3 थ्योरम लगा देंगे। मुश्किल से मुश्किल सवाल बनाने के लिए एक ही सवाल में 2-3 थ्योरम आ जाएंगी, सवाल टफ बन जाएगा। तो अगर थ्योरम पे क्लियरिटी है, और वो तब होगी जब आपने इनको रिवीजन कर रखा होगा, कर रखे होंगे। ए बी को टच करता है पी पे,
बीसी को टच करता है क्यू पे, एसी को टच करता है आर पे। सिद्धार्थ तुम शांति से पढ़ सकते नहीं ना, आराम से पढ़ना बस की बात है नहीं तुम्हारे, कमेंट करने जरूरी होते हैं हर बात। दोस्तों बीपी का मान आपको सवाल में 8.5 दिया है, सीक्यू का मतलब आपको 6.5 दिया है, ए आर का मतलब आपको 4.5 दिया है। कह रहा है उसमें तो टाइम लग जाएगा, तो टाइम पेपर में मिलता है ना, जो पेपर में आपका समय मिलता है। शीतल ने डाउट क्या भेजा है भाई? अच्छा इसमें आप कह रहे हैं कि ये साबित करना था, कर दिया भाई दोस्त, शीतल कर दिया, प्रूफ बताना था, प्रूफ कर दिया अपन ने, बड़े अच्छे से कर दिया। सुनो दोस्तों, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये बीच बीच में सर्किल के नियम भी आ गए हैं, जब आगे अपन सर्किल पढ़ेंगे ना, सर्किल की बातें पढ़ेंगे कि किसी भी एक वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई टेंजेंट की लंबाई बराबर होती है। कल मैंने ये आपको बेटा साबित करके बताया था ना क्यों होती है। अब आप एक बात यूं मत करना कि इसकी लंबाई ज्ञात कर लो, इसकी लंबाई ज्ञात कर लो, इसकी लंबाई ज्ञात कर लो, नहीं रे नहीं 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 नहीं, आप सीधा देखो, क्या 8.5 भी अपने पास 2 बार आया था, 4.5 भी 2 बार आ रहा है, 6.5 भी 2 बार आ रहा है, 2 गुणा 8 4 12 6 18 19.5, 19 दूना 38 और 1 39, 39 आपके सवाल का उत्तर आ गया जी। 25 नंबर तक की बात क्लियर है। अच्छा बेटा पूजा, आप हमारी फोटो हमें भेज रहे हो, अनअकैडमी स्टोर पे फोटो खींच रहे हैं आप हमारी, दिल्ली वाले सेंटर की फोटो है। जल्दी से बताइए आंसर मुझे आप सबसे चाहिए, 26वें सवाल का उत्तर मुझे आप सबसे चाहिए। मैं दोस्तों इसका उत्तर नहीं जानता, मुझे आपसे चाहिए रे। हैप्पी बिटिया और ओगी, इन्होंने 2-3 बड़े अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए लड्डू और फैरी के लिए, लड्डू उनसे बहुत खुश है, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे बोलती है सुई, वाह। सुनिएगा, किसी का उत्तर आया क्या? 36 अगर उत्तर आया दोस्तों, आपको बहुत खुश होना चाहिए। आप लोग, आपको पता है आजकल ज्योमेट्री के सवाल बना पाते हो, आप लोग आजकल ज्योमेट्री के सवाल बना पाते हो, जिस ज्योमेट्री को पहले देखते ही छोड़ दिया करते थे, आजकल थोड़ा बहुत उसके बारे में माइंड कंफर्ट होने लगा है दोस्तों, बधाई के पात्र हैं आप। ए बी सी, ए बी को टच कर रहा है पी पर, बीसी को टच कर रहा है क्यू पर, एसी को टच कर रहा है आर पे। बेटा ए आर की लंबाई 5 है तो जाहिर सी बात है एपी की लंबाई भी 5 आएगी, आर सी की लंबाई 6 है तो जरूरी है सी क्यू की लंबाई भी 6 आएगी। ए बी पूरा 12 है, ए बी 12 है बच्चों, तो ये 7 बच गया, ये भी 7 आएगा, तो 7 6 13 और 5 18 का दुगना हो गया 36। 36 इज द करेक्ट आंसर, 36 इज द करेक्ट आंसर, खत्म बात। ये वो सवाल आया दोस्तों जिसमें एक्स वाई जेड ज्ञात करना है। दोस्तों ये वो सवाल आया जिसमें एक्स वाई जेड ज्ञात करना है, एक्स वाई जेड ज्ञात करना है, तीनों बातें ज्ञात करनी है तुम्हें। और ये बात खासकर समझना कि कौन सा पॉइंट कौन सी भुजा पर दिया है। एक सर्किल है एबीसी, देखो अभी सारी कहानी इन सेंटर की चल रही है, सिस्टमेटिक वे में ये बात तुम्हें बताने का प्रयास कर रहे हैं। एबीसी, एबी को टच करता है डी पर, बीसी को टच करता है ई पर, एसी को टच करता है एफ पर। पूरा पूरा एबी बच्चों 18 सेंटीमीटर है, पूरा पूरा बीसी 15 सेंटीमीटर है, और पूरा पूरा एसी 13 सेंटीमीटर है। आप बताओ बेटा, सबसे पहले मान लो ये लंबाई x है, ये लंबाई मान लो y है, ये लंबाई मान लो z है। ऐसे किया था अपन ने, तुमको मैंने आज भी बताया था कि रिप्लाई करना इसको। x अगर ज्ञात करना हो तो 18 + 13 - 15 करके बटा में 2 करोगे तो क्या ये 8 बन जाएगा क्या? बताया था ना, आसपास की भुजाएं, आसपास की भुजाएं बटा में माइनस में सामने की भुजा। y अगर ज्ञात करना हो, y किस किस में काम आ रहा है, 18 15 33, 33 में से 13 घटाओगे 20 बटा 2 करोगे 10। z कभी ज्ञात करना हो, 13 और 15 28, 28 में से 18 घटाओगे 10, 10 का आधा करोगे 5। अरे वाह सर, अब एडी माइनस बीई प्लस सीएफ ज्ञात करना है। तो एडी कितना है, एडी आया दोस्तों 8, बीई कितना है, बीई
बी ए आया 10 और सी एफ आया 5। 3 आपके सवाल का उत्तर आ गया, सीधी सी बात है। क्या इस पूरी तरीके में, पूरी बात में ये बात आपने काउंट करी, ये बात आपने समझी दोस्तों? कंफ्यूजन आए तो बोल दीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कंप्लीट कहानी चल रही है। अरे वाह, क्या ये एक त्रिभुज की भुजाएं ए बी बी सी और ए सी 12, 8 और 10 सेंटीमीटर की हैं। 12, 8 और 10 हैं, ठीक है। त्रिभुज के भीतर एक वृत्त बनाया जाता है, ए बी बी सी को और ए सी को डी ई एफ पर टच करता है। ए डी ये और सी ई ये की लंबाई के बीच में अंतर कितना है? 4 सेंटीमीटर। एक बार ज्ञात बेटा करके बताओ, 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा? सारे बच्चे बताओ भैया, आंसर 4 बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन गया? कैसे किया तुमने? किया कैसे यार, ये कंफ्यूजन क्यों है? 9 - 5 क्यों कह रहे हो? 7 - 3 कहना चाहिए तुमको ना। वैसे तुम लोग ना बड़े अभी नादान हो, तुम अभी नादान बच्चे हो। डी बीसी को टच करता है ई पर और एसी को करता है एफ में। अरे दोस्तों मुझे एक बात बताओ, आपने मेरे से क्या पूछा है? एडी माइनस सी। अरे दोस्तों कितनी छोटी सी बात पूछी है, सुनो। ए बी का मान कितना है? 12। बीसी का मान कितना है? 8। और एसी का मान कितना है? 10। ये पेपर का पूछा हुआ सवाल है। अरे दोस्तों आप लोग मुझे एक बात तो बताओ रे, ओ मेरे बच्चों एक बात तो बताओ, आप मुझे इस एडी और इस सीई का डिफरेंस ज्ञात करना चाहते हैं? तो क्या तुम्हें यह बात साफ सुथरी समझ में नहीं आ रही कि डी ई तो और बी ई तो आपस में बराबर है? तुम भुजाएं ज्ञात क्यों करने बैठ गए? एक बात बताओ यार, ये लाइन तो इसमें और इसमें बराबरी कॉमन है, तो ये जो 4 सेंटीमीटर का फर्क आया है 12 और 8 में, ये एडी का और सीई का तो आया होगा है भाई। कॉमन सेंस लगाओ ना भाई। तुम ज्ञात करने बैठ गए तो कोई बात नहीं, चलो उत्तर आ ही गया। मैं तुमको देखो एक बात बता रहा हूं, तुम इस सवाल को मारो गोली, इस सवाल को साइड में करो। तुम एक बात बताओ, x + y मान लो 10 है। अरे x y मत कहना, तुम कहोगे आपने ये सवाल कैसे कर दिया। सुनो, p और q का मान अगर दोस्तों 12 है, q और r का मान दोस्तों 8 है, तो q तो इसमें भी है, q तो इसमें भी है। ये जो 4 का डिफरेंस आया है, क्या ये p और r का ही तो रहा होगा? ये जो 4 का डिफरेंस रहा है, ये p और r का तो रहा होगा। ये आता है बेटा आपको डायरेक्ट सवाल को समझना। ये चीज अगर पेपर में आपके माइंड में क्लिक कर जाती है डायग्राम बनाने के बाद में, फिर तो बहुत बढ़िया बात है। आपने इस एडी का और ईसी का पूछा था। अच्छा एक बात मुझे आप लोग बता दो, अब लोग मुझे बता दो, ए एफ और बी ई का गैप कितना आएगा? ये बताओगे? 2 आएगा। देखो अब की बार आपने भुजा ज्ञात नहीं करी है, आपको पता है कि इसमें सीई और सीएफ तो कॉमन है। ये जो 2 का डिफरेंस आया है ना, ये इन दोनों से तो आया है, ये तो आपने कर दिया, खत्म बात हो गई। तो ये 4 उत्तर कैसे आ गया? ये डायरेक्ट हमने इस डेटा को देखकर महसूस कर लिया दोस्तों, नहीं तो अगर मान लो एक टाइम पर इसे दिमाग में नहीं आया तो एक्स वाई जेड ज्ञात करना तो बताया ही है, उसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। फिर एडी कैसे ज्ञात करेंगे? 12 और 10 22 में से 8 घटाओगे 14, 14 का आधा करोगे 7। इसी को कैसे ज्ञात करेंगे? इसी को या सीई कह दो, एक ही बात है यार, लिखने की कोई बात नहीं होती है। 8 और 10 18, 18 में से 12 घटाओगे 6, 6 का आधा करोगे 3, और इन दोनों का अंतर लीजिएगा 4 बनेगा। ये तरीका भी आता है। हाँ बात समझ में आई ना बेटा? अगर तुम्हें ज्ञात ना करना हो तो उसके आधार पर भी कहानी बनाई जा सकती है। अब दोस्तों समय है जब आप थोड़ा दिल थाम कर बैठेंगे। क्या होता है, एग्जामिनर कई बार पेपर में तुम्हें ऐसे बढ़िया बढ़िया सवाल दे देता है कि आदमी उनमें पैनिक हो जाता है, ऐसे ना मतलब बाल नोचने की क्षमता में आ जाता है कि मैं क्या करूं, मेरे को मैथ्स नहीं आती। इस प्रकार की कहानियां वो आदमी पेपर में रोने लगता है।
तो ये वो वाले बच्चे सवाल होते हैं, ये वो वाले क्वेश्चन होते हैं जो मतलब एक नॉर्मल बिना तैयारी का बालक नहीं कर सकता, नॉर्मल बिना तैयारी का बालक नहीं कर सकता। जिस बालक ने बढ़िया से पढ़ रखा है, ज्योमेट्री के 10 से 12 वाले फाउंडेशन कोर्स में एनरोल कर रखा है, वो बच्चा पढ़ सकता है। बाकी बच्चे जो आधा अधूरा ज्ञान पढ़ते हैं ना, क्रैश कोर्स करते हैं, क्रैश कोर्स करने वाले बच्चे इस प्रकार के सवाल नहीं किया करते, वो इनको छोड़ दिया करते हैं। आप लोग इन्हें करके देखो बेटा, मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दिया। अब ये नहीं है कि सेम छप के आ जाएगा, आसपास की बात आएगी, आसपास की बात आएगी, आसपास की बात आएगी। कल ना मेरी मीटिंग थी, कल मीटिंग तो क्या थी, फोन आया था, अकेडमी से बात हुई थी हमारी, तो उन्होंने हमको एक शीट शेयर करी, उसमें लिख कर दिया कि प्लीज प्रोवाइड टॉपिक नेम ऑफ कॉम्प्रिहेंशन रीजनिंग, कि पूरी रीजनिंग के सिलेबस के टॉपिक लिख कर दे दो। फिर आगे लिख कर दिया कि प्लीज नोट द टॉपिक ऑफ क्रैश कोर्स, तो पर टॉपिक के कितने कितने आवर्स लगने चाहिए वो भी मांगा था हमसे। तो मैंने क्या करा, इसमें टॉपिक के सारे नाम लिख दिए, फिर उनको कंट्रोल सी करके क्रैश कोर्स वाले में पेस्ट कर दिया। तो फिर मेरे पास फोन आया, कह रहे कि सर आपने ना आपने बाय मिस्टेक, सर आपने बाय मिस्टेक ना क्रैश कोर्स में सारे टॉपिक डाल दिए। मैंने कहा नहीं सर, गलती से नहीं करा, जानबूझ के करा था। तो कह रहे सर फिर क्रैश कोर्स में उसमें फर्क क्या हो गया? मैंने कहा होता ही नहीं, क्रैश कोर्स नाम की कोई चीज ही नहीं होती। कह रहे समझो सर समझो, क्रैश कोर्स होता है। हाँ तो मैंने कहा होता है तो आप ये कर लो भाई कि नॉर्मल वाले कोर्स में अगर मान लो हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन 100 करवाते हैं, आप क्रैश कोर्स में 50 करवा दो, 50 की भी क्षमता नहीं है तो आप 40 करवा दो। लेकिन दोस्तों कंप्लीट चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं बहुत बार सोचता हूँ यूट्यूब पर ना फ्री क्लास स्टार्ट करने का, फ्री क्लास यूट्यूब पे स्टार्ट करने का, और मैं करता भी हूँ, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद में मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पाता। मैंने कई बार कोशिश करी है। इसका पता है रीजन क्या है? कई बार बच्चे बोलते हैं, कमेंट करते हैं, सर आप पूरा नहीं पढ़ाते हो, पूरा नहीं, टाइम टू तो बड़े आदमी निकाल लेता है, मुश्किल से निकाल लेता है। प्रॉब्लम ये होती है बच्चे, मैं आपको मेन बात बताऊं ना, कि क्रैश कोर्स मुझे कराना नहीं आता, क्रैश कोर्स मुझे कराना नहीं आता। मतलब कैसे कराऊं क्रैश कोर्स, मेरे को खुद को समझ में नहीं आता कि कैसे करवाऊं, कौन सा सवाल छोड़ूं, कौन सा। कहीं मतलब बच्चा उस कोर्स पे डिपेंड रह के, कहीं बच्चा उस कोर्स पे डिपेंड रह के पेपर की तैयारी कर ले, उसे कंटेंट पूरा ना मिल पाए, तो ये उसके साथ में इनजस्टिस हो जाएगा, ये उसके साथ में न्याय नहीं हो पाएगा। तो बस मैं करवा नहीं पाता। और फिर आप पूरा ही कोर्स करवा दो, फिर बेटा जिस बच्चे ने पैसा दिया है और एडमिशन लिया है उसके साथ अनजस्टिस हो जाएगा कि भाई आप पूरा ही फ्री पढ़ाना था तो हमारा एडमिशन काहे करवा दिए, हमें काहे पैसे लगवा दिए। तो बस यही धर्म संकट है जो दोनों साइड में मेरे को लेके चल रहा है, तो मैं कुछ कर नहीं पाता। कोई बात नहीं, तो चल रहा है तो ठीक है। सवाल देखते हैं। रेक्टेंगल है दोस्तों, एक रेक्टेंगल है, इसमें ये लाइन क्यू आर है ना, क्यू आर आपको दी गई है, अच्छा पी क्यू दी गई है, एक ही बात है 11, पी क्यू का मेजरमेंट आपको दिया हुआ है 11, और ये आपको पी एस दिया हुआ है 60, ये भी 60 है, ये भी 11 है। तो इसका डायगोनल पी आर 61 आएगा क्या? 60 11 61 का एक ट्रिपलेट होता है बच्चे, 60 11 61 का एक ट्रिपलेट होता है। अच्छा आप ये बताओ, ये जो दोनों ट्रायंगल बन रहे हैं, दोनों ट्रायंगल बन रहे हैं, क्या ये एक जैसे हैं क्या? बिल्कुल सेम है क्या? एक लाइन 60 है, एक 11 है, एक 61 है, 45 45, एकदम सारी कहानी सेम एग्जैक्ट बात बन रही है। एंगल 45 45 नहीं है, सॉरी माफ कीजिएगा। अच्छा एक बार की दोस्तों मैं चाहता हूं सारी दुनिया को भुलाकर तुम पी क्यू आर पे नजर मारो, पी क्यू आर पे चाहिए क्या मेरे को? चाहिए ना ये ए बी चाहिए, ए बी, कोई बात नहीं निकालेंगे। ए बी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका इन सेंटर मान लो आप, इसका इन सेंटर मान लो आप, आर मान लो, कुछ भी मान लो, कोई बात। क्या तुम इसकी इन रेडियस बता पाओगे मुझे? राइट एंगल ट्रायंगल की इन रेडियस, ये आर का मान बता सकते हो क्या? ये आर का मान कोई आप में से मुझे बता सकता है क्या? अरे कोई आर का मान मुझे बता सकता है क्या? इन रेडियस, छोटे वाले ट्रायंगल की इन रेडियस 5.5। अरे कैसे कैसे नालायको, क्या तुमको नहीं बताया था? P प्लस बी माइनस एच बटे 2 करना है? परपेंडिकुलर इसका 11 60 और हाइपोटेनियस 61 है, बटा में 2 का भाग दोगे तो 5 नहीं आएगी। समीम तुम्हें क्या हो गया? पिटाई करवा देंगे, बता रहे हैं भैया। P प्लस बी माइनस एच बटा 2 नहीं बताया था क्या? राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में अगर कभी आपको इन रेडियस अंतर त्रिज्या ज्ञात करनी हो, परपेंडिकुलर और बेस को जोड़ के माइनस कर दीजिए, हाइपोटेनियस बटा में 2 कर दीजिए, तो ये 60 है, ये 11 है, ये 61 है, क्या ये वाली दूरी 5 बनेगी क्या? अरे बताओ ये वाली डिस्टेंस 5 बनेगी क्या? अरे ये 5 बनने में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको पता है इसके कोने पे हमेशा एक स्क्वायर बनता है, इसके कोने पे हमेशा एक स्क्वायर बनता है, 5-5 भुजा वाला। मैंने तुम्हें पिछली क्लास में चिल्ला चिल्लाकर बताया होगा, चिल्ला चिल्लाकर बताया होगा, कोने पर स्क्वायर बनता है।
क्यूट सा, प्यारा सा, बिल्कुल सुख सागर, बहुत प्यारा सा। ये ऊपर की लाइन बताओ मालिक, यहां से लेकर यहां तक की 6 बच गई क्या? ये पूरी लाइन अगर 11 थी, पूरी लाइन, अरे 55 कैसे बच गई रे अफरीदा, क्या करोगे बेटा? 11 में से ये 5 है, ऊपर की लाइन 6 बच गई। और आप ये बताओ बेटा, ये जो लाइन है, ये वाली और ये वाली, जो मैं पर्पल कलर में बना रहा हूं, पर्पल, लड्डू ने सिखाया मुझे पर्पल, पर्पल नहीं है, पर्पल है, पर्पल, पर्पल कलर में जो लाइन बना रहा हूं, क्या इन दोनों की लंबाइयां बराबर आएंगी? दोस्तों ये 6 है तो ये भी 6 बनेगा क्या? पी एक कितना 6 बनेगा क्या? बाहर के किसी बिंदु से एक ट्रायंगल पर बनाई गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। ये सेम कहानी आपको इस साइड में इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें ये पता लगना चाहिए ये भी 6 आएगा सर। सर ये 6 कैसे आएगा? अरे वही कहानी है, इसकी भी रेडियस 5 बनेगी, इसकी भी रेडियस 5 ही तो बनेगी, ये भी ऊपर 5 ही बनेगा, नीचे वाला 6 ही बनेगा, ये भी 6 ही बनेगा, तो ये भी 6 ही बनेगा। अब आप ए बी का मान ज्ञात कर सकते हो दोस्तों, अब आप ए बी का मान ज्ञात कर सकते हो। ए बी का मतलब दोस्तों हो गया कि 49 था क्या पूरा कितना था? 61, 61 माइनस 6 प्लस 6, 61 माइनस 12 कर दीजिए, सवाल का उत्तर आ जाएगा 40। यह है बच्चों एक्चुअल में इसका कंसेप्ट, यह है सवाल का तरीका। वो राइट एंगल ट्रायंगल वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। सर पेपर में सवाल आएगा तो ऐसे करेंगे क्या? नहीं 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 नहीं, हम इस कहानी का एक और तरीका लगाएंगे, हम इस बात पे एक तरीका और लगाएंगे। तरीका क्या है दोस्तों? तरीका क्या है सुनिएगा। आप कैसा भी एक क्वाड्रिलेटरल बनाइए, कैसा भी, ये ट्रिक ट्रिक नहीं है, एक एनालाइज्ड मेथड है और कुछ नहीं है। छोटा बड़ा आड़ा टेढ़ा कैसा भी तुम्हारा मन करे, मोटा पतला गोरा पतला, कैसा कैसा भी कोई एक ट्रायंगल बना दो, एक बना दो क्वाड्रिलेटरल, बन गया। इसमें कोई भी एक विकर्ण खींच दो, जो तुम्हारा मन करे वो खींच दो, जो तुम्हारा मन करे एक विकर्ण खींच दो। क्या बच्चों इसके अंदर 2 ट्रायंगल बन गए क्या? 2 ट्रायंगल बन गए। अब मैं कहता हूं दोस्तों, इसके अंदर 2 ट्रायंगल बन गए ना, तो आप इसके अंदर कोई भी 2 ट्रायंगल जब बन गए, इनके अंदर बनाओ ऐसे 2 इनके अंतःव्रत, 2 इनके अंदर बना दो अंतःव्रत। देखा, कलाकारी मास्टर में पूरी कूट कूट के भरी जा चुकी है। इधर वाली लाइन थोड़ी टच नहीं की, इसको टच करवा देते हैं। ये लो, ये आपके सामने 2 आकृति आ गई। मान लीजिए ये पॉइंट x है और ये पॉइंट y है, ये पॉइंट x है और ये पॉइंट y है, जहां पर ये इस डायगोनल को टच कर रहे हैं। अगर कोई तुमसे एक्स वाई की लंबाई पूछे, तो तुम रेडियस वेडियस को ज्ञात मत करना, क्या करना, आपके क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने की भुजाओं का योग करना, आमने सामने की भुजाओं का योग करना, उनका डिफरेंस लेके आधा कर लेना। इस लाइन का इस लाइन का योग करना, इस लाइन का इस लाइन का योग करना, इनका डिफरेंस लेके आधा कर लेना, आपको आपके सवाल का उत्तर मिल जाएगा। आमने सामने की भुजाओं का योग करना, उनका डिफरेंस लेना, उत्तर मिल जाएगा दोस्तों। जैसे आप ये समझो, इस सवाल में मेरे को अगर ए बी की लंबाई ज्ञात करनी होती, मैं 60 प्लस 60 करता, ये हो गया 120, मैं 11 प्लस 11 करता, ये हो गया 22, और मैं आधा कर लेता, 120 में से 22 घटाता तो ये 40 98 होता, 98 का आधा करूंगा 49 बन जाएगा। हंसते मुस्कुराते मैं ए को ट्राई करूंगा, ए को। 29 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया? पहले मैंने आपको बताया डिटेल में इसे कैसे साबित करना है, डिटेल में कैसे बनाना है, वो तुम्हें बताने की कोशिश करी है। उसके बाद दोस्तों इस पर डायरेक्ट तुम पेपर में आंसर कैसे ज्ञात करोगे वो बता दिया। 1 घंटे 7 मिनट से लगातार पढ़ रहे हैं, समय 5 मिनट के ब्रेक का, 5 मिनट का एक अल्पकालीन बच्चों ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, धन्यवाद।
चैट ऑफ नहीं करके गए, खुशी कर गए थे, क्या चिंता करते हो? ओ माय गॉड, खुशी को बहुत खुशी होगी कि चैट ऑफ नहीं करी। ओ क्या है ये, क्या बना के दिया इन्होंने? क्या पूछा है? ए पी क्यू का मेजरमेंट। ठीक है दोस्तों, एक बार सवाल समझ में आ रहा है तुम्हें? ए बी कितना है? 8। ये ए बी है ना, ये पूरा पूरा 8 है, ये पूरा पूरा 8 है। और ए सी कितना है? पूरा पूरा 11 है। और बी सी कितना है? पूरा पूरा 5 है। तो एक बार जरा आप ढंग से सवाल पे नजर मारो बेटा। ट्रायंगल ए पी क्यू का आपको ज्ञात करना है मेजरमेंट। ट्रायंगल ए पी क्यू का आपको मेजरमेंट ज्ञात करना है। इसके लिए दोस्तों निस्संदेह, मेरे को निस्संदेह किस किस का मान चाहिए बेटा? इसके लिए मेरे को सारे मान चाहिए। मेरे को एपी भी चाहिए, मेरे को ए क्यू भी चाहिए, और मेरे को पी क्यू भी चाहिए। शिवम, मैं तुम्हें बार बार कह चुका हूं कि मुझे आप जैसे बच्चों की क्लास में सख्त आवश्यकता है जिनको ज्योमेट्री नहीं आती। तुम आंसर क्यों देते हो? तुम समझते बहुत तेज हो, पर तेज हो नहीं, गलत करते हो हर बार। क्या लगता है बच्चों, इसमें क्या लगाएं बेटा? अपन क्या लगाएं इसमें? क्या लगाएं, क्या लगाएं, क्या लगाएं, क्या लगाएं, क्या लगाएं, क्या लगाएं? 14 अपना उत्तर आ जाएगा। 11, 8, 19 में से 5 गए 14। 14 को लॉक कर दीजिए। 14 इज द करेक्ट आंसर। 14 इज द राइट आंसर। सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस का ये सवाल था, ध्यान से निहारने का सवाल था। कैसे? तो सवाल को निहारना पड़ेगा दोस्त, सवाल को निहारना पड़ेगा। आओ मैं तुम्हें सवाल निहार के बताता हूं। आओ तुम्हें निहारता हूं सवाल को, तुम्हारी बुद्धि के तंत्रिका तंत्र को खोलते हैं आज। बेटा एक बात बताओ, ये जो लाइन मैंने इतनी सी बनाई है, इतनी सी, ये इस नीचे वाली इस लाइन के बराबर होगी क्या? और उसी प्रकार नीचे का ये मामला भी गायब इसके इक्वल होगा क्या? हो सकता है किसी किसी बालक को मेरी बात समझ में नहीं आए, तो मैं एक काम करता हूं बेटा, इसको ना जे के एल एम नाम दे देता हूं, ताकि चलो आप बात को समझ। बीजे और जे के बराबर होगा, बीजे और जे के बराबर होगा, बीजे और बी के बराबर होगा, सी के और सी एल भी बराबर होगा, होगा ना दोस्तों? मैं एक बार तुमको ये पूछ रहा हूं, तुम मुझे ये बता दो भाई साहब, एजे प्लस ए क्यू, एजे प्लस ए एल कितना आएगा? तो आप कहना गुरुजी पूरा पूरा ये था 8, पूरा पूरा ये था 5, सो 11, ये 19 था। 19 में से आपने ये आगे का पार्ट अगर उड़ा दिया तो 5 उड़ा दिया, इसका मतलब 19 में से 5 गए 14 आएगा क्या? अरे मैंने कौन सा पार्ट उड़ाया दोस्तों, मेरी बात समझना। ये लो मैं पेन से उड़ा रहा हूं, ये लो मैंने ये जो पार्ट उड़ाया ना, इतना सा उड़ाया है, और ये नीचे का इतना सा पार्ट उड़ाया है। क्या दोस्तों ये पूरा पूरा 19 में से 5 उड़ गया क्या? अरे ये 19 में से 5 उड़ गया, ये 14 बच गया क्या? हाँ, तो एजे और एल का मतलब क्या हो गया? 14। अब मुझे एक बात बताओ तुम नादान परिंदो, मैं क्यू एम लिखूं या क्यू एल लिखूं, बात तो बराबर है। क्यू एम लिखूं या क्यू एल लिखूं, आप ये मान लो इस लाइन को मैंने इधर मोड़ के लिख दिया, बात तो एक ही है। मैं बच्चों ऊपर की जगह पर पीजे लिखूं या पीएम लिखूं, बात तो बराबर ही है ना? अरे बात तो बराबर ही है ना? हाँ, तो ये ट्रायंगल ए पी क्यू कितना बच गया? ये ट्रायंगल ए पी क्यू कितना बच गया? ये 14 बच गया, ये 14 बच गया। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं था, ये केवल निहारने वाला सवाल था, कॉमन सेंस का सवाल था। इसमें एक ही थ्योरम काम आ रही थी कि एक सर्किल के बाहर से जो अपन टेंजेंट बनाएंगे, ये दोनों टेंजेंट समान लंबाई की होती है, बस यही देखनी है। अरे ये वाली लाइन जो है ना, ये वाली पी क्यू, ये एक्चुअल में इन दोनों के जोड़ के बराबर है। तो 11, 8, 19, 19 में से 5 गए 14, 14 विल बी करेक्ट आंसर। आज तुमने सवा घंटे में 10 सवाल करे हैं, लेकिन इस 10 क्वेश्चन का दोस्तों लेवल बड़ा शानदार है। ओफो, 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 ये क्या है? सर्किल के अंदर, मतलब ट्रायंगल के अंदर एक सर्किल बनाकर इनको सुकून नहीं मिल रहा था।
सर्किल, ट्रायंगल के अंदर एक सर्किल बनाकर सुकून नहीं मिल रहा था। लेकिन दोस्तों अभी ना थोड़ी कहानी को चेंज कर देते हैं। एग्जाम भी ना पता नहीं क्या क्या चाहता है हम लोगों से, सारी दुनिया भर का गणित, सारी दुनिया भर की मैथ्स पढ़ने की कोशिश करवा देता है। सुनो, ये मैंने कोई एंगल बनाया बच्चों, ए ओ बी, ए ओ बी कोई एंगल बनाया कोई भी, ठीक है। अगर दोस्तों मैं इसके बीच में कोई इस प्रकार का सर्किल फिट करता हूं, अगर मैं इसके बीच में कोई इस प्रकार का सर्किल फिट करता हूं जो दोनों भुजाओं को टच करते हुए जाए, जो दोनों भुजाओं को टच करते हुए जाए, दोनों साइड को टच करते जाए, तो मैंने आपको यह बताया था कि जो इनका इन सेंटर बनेगा, ये मतलब इसका सेंटर बनेगा, इन सेंटर मत बोलिए, एक बार सेंटर बोलिए, इसका जो सेंटर बनेगा, इसकी दोनों भुजाओं से लंबवत दूरी क्या हमेशा हमेशा के लिए सेम होती है क्या? क्योंकि ये भी रेडियस होती है, ये भी रेडियस होती है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होती हैं। अगर दोस्तों अगर दोस्तों अगर दोस्तों अगर दोस्तों मैं एक सर्किल इसके अंदर मान लो छोटा सा और बना दूं, भाई एक क्यों, मैं तो सर्किल 2-3 बनाने में सक्षम हूं, अपनी मर्जी है, तुम जहां मन करे वहां सर्किल बनाओ। कई बार इसको टच काहे नहीं करता, ये जो अपन ने एक प्यारा सा सर्किल बनाया, छोटा सा क्यूट सा लवली सा, एक काम करो, बड़े वाले की रेडियस को ना अपन आर लिख दे कैपिटल में, ये बड़ा है ना इसलिए। इस छोटे में भी यही कहानी होती है क्या, ये लंबवत दूरी, ये लंबवत दूरी समानित होगी। हाँ हाँ हाँ। यहां से अगर मैं तुम्हें एक बात और बताऊं दोस्तों, मान लीजिए ये दोनों सर्किल एक दूसरे को टच करते, मान लीजिए ये दोनों सर्किल एक दूसरे को टच करते। अब ऐसा बनाना है कि भाई साहब टच भी करते हो, इधर से लाइन को भी टच करते हो, दुनिया भर की ड्राइंग करनी पड़ती है, तुम भी समझो। ये लो, अब मुझे एक बात बताइए, ये इसका केंद्र है, और इनमें जो मैं तुम्हें बात दिमाग में तुम्हारे डालना चाहता हूं उसको सेव रखो, ये आर है, ये आर है, इसकी भी ये पॉइंट स्मॉल आर है, इसकी भी स्मॉल आर है। बेटा अगर मैं एंगल बाइसेक्टर बनाऊंगा, एंगल बाइसेक्टर, तो हमेशा ये इन दोनों से एकदम सीधी लाइन से पास होगा, हमेशा एकदम सीधी लाइन से पास होगा। इनके केंद्र और ये टचिंग लाइन है ना, ये एकदम सीधी रेखा में पास होंगे, एकदम डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में जाएंगे। एंगल बाइसेक्टर की बात ऐसे बनती है। आप जानते हैं ना वो एंगल्स बाइसेक्टर दोनों भुजाओं से समान दूरी पर पॉइंट बनते, सारी बातें जानते हैं। तो ये वाली कहानी आपको पता होनी चाहिए, लाइन एकदम क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये एकदम सीधी रेखा बनेगी, तभी तो भुजाओं से इक्वल दूरी पॉसिबल है। अब अपना ये सवाल है, अपना ये क्वेश्चन है, अपना ये सवाल है दोस्तों, ट्रायंगल एबीसी में एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, एंगल बी 90 डिग्री का है, एसीबी 60 है, एसीबी ये वाला एंगल 60 डिग्री का। छोटे वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस का मतलब 2 है। बड़े की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है, इसकी त्रिज्या तुम्हें फाइंड करनी है। तो बच्चों हम इसमें सिमिलरिटी का नियम लगाएंगे, हम इसमें सिमिलरिटी का कानून लगाएंगे, हम इसमें सिमिलरिटी का कानून लगाएंगे। कैसे लगाएंगे अभी अभी आपको बता देंगे दोस्तों, चिंता मत करो, सारी बात समझ में आ जाएगी। ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, अगर मैं एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर बनाऊंगा तो क्या बच्चों ये सीधी लाइन में बनेगा? आप इस 60 डिग्री को दिमाग से बुलाकर 30 डिग्री यहां कह सकते हो, 30 डिग्री यहां कह सकते हो। ये लाइन अपने को 2 सेंटीमीटर दी गई है, ये लाइन अपने को दी नहीं गई, ये मुझे अपने को ज्ञात करना है, ये पॉइंट अपने को ज्ञात करना है। आगे बात समझ में क्या तुम्हें? अब दोस्तों देखो पता है क्या है, इन दोनों के बारे में मुझे और कोई जानकारी नहीं पता। तो जब भी कभी आपके सामने इस प्रकार का क्वेश्चन आए, कभी भी आपके सामने दो सर्किल आपस में टच करते हो, कभी भी आपके सामने दो सर्किल इस प्रकार में टच करते हो, तो इनमें जो कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशियो होगा ना, ये 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा के इक्वल होगा। ये 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा के इक्वल होगा। ये कैसे आएगा? एक्चुअली बेटा ये कंसेप्ट ना सर्किल का है,
अपन जब आगे सर्किल की बात करेंगे ना, अभी अगले वीक में आपका सर्किल पूरा होगा, तो तब ये बात आपको बहुत एक्सीलेंट तरीके में समझ में आएगी कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा होता है। अभी के लिए इसको आप साइड में कहीं नोट कर लेना, क्योंकि बेटा आज मैं अगर वो कहानी आपको बताने बैठूंगा तो प्रॉपर वे में क्लियर भी नहीं होगी और डाउट रह जाएगा। लेकिन जब सर्किल के एक एक स्टेप को कनेक्ट करूंगा ना, सर्किल की एक एक बात को बताऊंगा, तब और अच्छे से कर पाओगे। फिलहाल समझ लेना, एक दो सर्किल जब आपस में बाह्य स्पर्श करते हैं तो कैपिटल आर स्मॉल आर का रेशो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा होगा, आर बटे 2। 1 प्लस साइन 30 का मतलब 1/2, साइन 30 का मतलब 1/2, आर बटे 2 का मतलब बच्चों ऊपर बनेगा 3/2, नीचे बनेगा 1/2, 2 से 2 कट गया, 3 दूनी 6, आर का मतलब आ गया 6। क्यों आएगा वो चिंता मत कीजिए, वो बात आपको हम बताएंगे, वो हमारा टास्क है, वो हमारा विचार है, ये जानकारी आपको पक्का बताई जाएगी दोस्त, समय आइएगा बताएंगे। पानी खत्म, अचार खत्म, अचार खत्म। ऑप्शन ही बड़े डरावने हैं भाई साहब, इसके तो ऑप्शन ही बड़े खतरनाक हैं, ऑप्शन ही बड़े खतरनाक है। कोई बात नहीं। अच्छा, इसमें दो सर्किल हैं, आप ये बताओ, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू आर, राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर है, इसके लिए इन सर्किल क्या कौन सा होगा? अरे इसके लिए इन सर्किल कौन सा होगा? इन सर्किल, अरे बोलो बोलो, इसका इन सर्किल कौन सा है? बड़े वाला। इन सर्किल वो होता है जो तीनों भुजाओं को टच करता हो, तीनों साइड को टच करता हो। तो मैं ये कहूंगा क्या, इसकी रेडियस ज्ञात करना तो मेरे लिए इजी है। बड़े वाले की रेडियस तो मैं वो पीबीएच वाले फॉर्मूले से ज्ञात करूंगा। अरे वो फॉर्मूला याद है ना, 9 प्लस 12 माइनस 15/2, 6/2 आ गया 3। बड़े वाले की रेडियस पूछता तो मैं 3 कर लेता, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों एक बात मुझे बताइए, अगर मैं इस पूरी चीज को मिलाता हूं ऐसे वाले को, तो नीचे वाले का ये एंगल थीटा और ऊपर वाला भी एंगल थीटा, तो आप लोग मुझे बताइए, आप लोग मुझे बताइए, 3/स्मॉल आर का रेशो जो बनेगा, क्या 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बनेगा क्या? अरे वाह सर, मैं इस सवाल को हंसते खेलते कर लेता, मैं इस क्वेश्चन को हंसते खेलते कर लेता, अगर अगर हमें किसी ने अगर हमें किसी ने थीटा का मान बता दिया होता। लेकिन क्या करें, थीटा का मान तो पता ही नहीं, थीटा का मान तो पता ही नहीं है, थीटा का मान तो हमें याद ही नहीं है। लेकिन थीटा तुम्हें ज्ञात करना समझ में आएगा दोस्तों, चिंता मत करो, थीटा तुम्हें ज्ञात करना समझ में आएगा। कैसे आएगा? अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा तुम्हें थीटा कैसे ज्ञात करना होगा, ये बात भी जरा एक बार समझ लो। बहुत बढ़िया कहानी है, बड़े प्यार से समझना। आप लोग मुझे एक बात बताओ प्यार से, अरे ये एक कोने में स्क्वायर बना करता है, ये लाइन 3 आ गई क्या? ओ माय गॉड, प्रदीप जी आए हैं, कह रहे हैं डिडंट अंडरस्टैंड, तुरंत क्लास को ज्वाइन करा, आते ही पहला सवाल दाग दिया, डिडंट अंडरस्टैंड। कितने मिनट पे क्लास को ज्वाइन किया था प्रदीप जी? 11:29 पे, और 11:30 पे कहते हैं समझ नहीं आ रहा है। बढ़िया। क्या बच्चों ये बाकी की लाइन 9 बच गई क्या? बाकी की लाइन 9 बच गई क्या? बाकी की लाइन 9 बच गई क्या? जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूं उतना एक बार ये पता है मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, मैं एक्चुअली थीटा एंगल ज्ञात करने की कोशिश कर रहा हूं यार, मैं थीटा एंगल को बनाने का प्रयास कर रहा हूं, थीटा एंगल को। सॉरी, आपकी बात का जवाब देंगे, एक बार के लिए वेट करना है बच्चों। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने, क्या राइट एंगल ट्रायंगल? माफ कीजिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल में बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल में आपको
परपेंडिकुलर और बेस के मान बता दिए, ये 3 बता दिया, ये 9 बता दिया, 81 और 90, 9 गुणा 10, ये 3 रूट 10 बनेगा क्या? हाइपोटेनियस का मान 3 रूट 10 बनेगा क्या? अरे ये वाला मान जो बच्चों बताओ, मेंस लेवल की बात चल रही है, दिल थाम कर पढ़ना, 3 रूट 10 बनेगा। बच्चों तुम्हें पता है, अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा पूछूं क्या होता है? लाल बटे कक्का, याद है लाल बटे कक्का, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। साइन थीटा का मान होता है परपेंडिकुलर, यानी कि सामने वाली भुजा। हाइपोटेनियस ये वाला होता है बच्चे। रेशो बन गया 1/√10। साइन थीटा का मान हो गया 1/√10। मेरे को थीटा तो नहीं पता था, पर मैंने जुगाड़ लगाकर अपना साइन थीटा ज्ञात कर लिया। अब मुझे आर का मान ज्ञात करने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। 1/√10, और ये हो गया दोस्तों 1 माइनस ये 1/√10। 3/r का देखो √10 एलसीएम लोगे, ऊपर आएगा √10 प्लस 1, इधर बच्चों √10 माइनस 1 समझ में आएगा। आ रही है बात समझ में? अच्छा मैं एक बार आर को ऐसे ढंग से लिख लूं क्या? आर अपना क्या आएगा तुम्हें पता है? 3 गुणा √10 माइनस 1 बटा √10 प्लस 1। मैं चाहता हूं ऊपर नीचे बेटा अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर लूं। अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा, इसे बोलते हैं रेशनलाइजेशन। अगर मैं ऊपर नीचे √10 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो शायद तुम ये बात समझ पाओगे। बटा में बनेगा 10 में से 1 घटाओगे 9। क्या बेटा बटा में 9 बन जाएगा क्या? a² माइनस b² से। और ऊपर क्या बनेगा सुनिएगा, इसका स्क्वायर है तो 10 प्लस 1 माइनस 2√10। बटा में कितना था? 9, ये 3 बार कट गया। सवाल का उत्तर आ गया 11 माइनस 2√10 बटा 3। ये आपके सवाल का उत्तर है। ये आपके सवाल का उत्तर है। कंसेप्ट कोई टफ नहीं था, बड़े और छोटे सर्किल की बात है, उसको आपने चेक करना था, साइन थीटा का मान ज्ञात करना था। थीटा एंगल दे दिया जाता फिर तो बात ही क्या थी, और थीटा एंगल नहीं दिया तो हमें अपने हिसाब से थीटा को प्लान करना पड़ा, हमने थीटा को बनाया। अच्छा भैया सॉरी, आपके मन में एक डाउट आ रहा था, आप ये कह रहे थे कि सर साइन थीटा को क्या 9/15 नहीं मान सकते हैं। लेकिन गौर करना, अगर तुम बड़े ट्रायंगल PQR की बात कर रहे हो ना, तो ये एंगल थीटा नहीं है, ये 2 थीटा है। ये 2 थीटा है बच्चे, ये साइन 2 थीटा की वैल्यू है 9/15। अगर मैं आपसे पूछूं कॉस 2 थीटा क्या बनेगा, तो ये बनेगा आधार, देखो मेरी बात समझना, कॉस आपके सामने ये वाली आकृति ऐसी है, ये 9 है, ये 12 है, ये 15 है। ये वाला एंगल था 2 थीटा, तो मैंने कहा जी cos 2 थीटा का मान कितना बनेगा? बेस बटा हाइपोटेनियस, यानी कि 4/5। cos 2 थीटा का मतलब क्या? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है क्या? अरे बोलो, ये ऐसा होता है क्या? इस cos को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अरे ऐसा भी तो कर सकते हैं अपन। 2 साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस 4/5 बराबर 1/5 भी कह सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को 1/10 और साइन थीटा को 1/√10 कह सकते हैं। ऐसे भी आपका मान सेम आएगा दोस्तों, जो मैंने आपको इस प्रकार से काउंट करके बताया है। अब एट ए टाइम आपको जो भी माइंड में क्लिक कर जाए, जो भी आपके लिए उचित लगे आपको कि ये वाली कहानी ऐसे बनेगी, तो ट्राई कर लेना, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये एंगल बाइसेक्टर का वो लेवल है जो मेंस लेवल में आता है, टॉप लेवल है, एक्सीलेंट लेवल है, बढ़िया लेवल की बात है दोस्तों। ये अपना एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, लगभग जानकारी पूरी हो चुकी है, और इसके बाद दोस्तों अभी तुरंत हम स्टार्ट करेंगे आपके लिए एक नया कंसेप्ट जिसका नाम होगा सरकमसेंटर। प्रदीप जी आप नए नए आए हो बेटा, जो चल रहा है पढ़ लो एक बार, नए नए आए हो ना बेटा। PQRS एक वर्ग है जिसकी भुजा 20 है। जैसे ही तुमको मैंने बोला ये वर्ग है, तुरंत ये बात आपको पता लग गई, सारी भुजाएं 20-20 हैं। सारी भुजाएं कितनी हैं? 20-20, चाहे PQ है, चाहे QR है, चाहे RS है। QT की लंबाई 25 है। अरे एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, 20, 25, 15 होता है। राइट एंगल ट्राइंगल की तुम्हें ट्रिपलेट की बात पता है ना, 3, 4, 5 की, तो 15, 20, 25 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। SR को T तक बढ़ाया है क्यों? बेटा आपको दोनों केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तुम्हें एक्चुअली ना ये डिस्टेंस ज्ञात करनी है, ये बड़ी अजीबोगरीब डिस्टेंस है। हाँ दोनों अलग अलग जगह टच कर रहे हैं बेटा, दोनों आपस में टच नहीं कर रहे हैं भाई, अभी दोनों आपस में टच नहीं कर रहे हैं, दोनों अलग अलग जगह टच कर रहे हैं।
मेरे को ये जो मैंने रेड कलर में लाइन बनाई है O1 और O2 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करूं आप मुझे बताओ, इससे आसान सवाल कोई हो नहीं सकता। ये समकोण त्रिभुज के अंदर की त्रिज्या है। समकोण त्रिभुज के अंदर की त्रिज्या है 20 और 15 35 में से 25 गए 10 का आधा 5 होगी क्या? समकोण त्रिभुज के अंदर की त्रिज्या आजकल तुम बड़ी जल्दी ज्ञात करने लगे हो दोस्तों। वर्ग का जो ये बनता है ना सर्किल का, ये एकदम इसके किनारे पे बनेगा। क्या आप ये बताओ ऊपर की कहानी और नीचे की कहानी 10 आएगी क्या पूरी पूरी? मैं एक बार और थोड़ा अच्छा काम कर लेता हूं, इसको आपस में मिला डालता हूं ऐसे लंबवत। जब मैं दोस्तों इस पूरी जानकारी को मिला डालूंगा, जब मैं इस पूरी जानकारी को मिला डालूंगा इस लाइन को, तो आप मुझे बताइए अगर ये इतना नीचे का 5 था तो ये भी 5 होगा, ऊपर का भी 5 होगा। अब अगर मुझे कभी ये लाइन मिल जाए ना, ये लाइन मिल जाए तो बात बन जाए, ये लाइन मिल जाए तो बात बन जाए, और ये दोस्तों मिल जाएगी। यहां से लेकर आर तक की दूरी तो आएगी 10, क्योंकि ये रेडियस 10 है, ये भी 10 आएगा। रेडियस 10 है, ये भी 10 आएगा। इसकी रेडियस 5 है तो ये भी 5 आएगा। अरे ये वाली डिस्टेंस बताओ 15 आएगी क्या? पंद्रह और 5 यानी 225 और 25 250, इनके दूरी आ गई रूट के अंदर 250। 5√10 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। मैंने डायग्राम से ही आपको समझाने की कोशिश करी है, डायग्राम से ही आपको चीजें बताने की कोशिश करी है। क्या बात आपको समझ में आई क्या? नहीं, दोनों सर्किल ऐड करके नहीं होगा खुशी। ये दोनों सर्किल आपस को टच नहीं कर रहे हैं बाहर से। आप ये कह रहे हैं कि दोनों की रेडियस को ऐड करके नहीं कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे बेटा। अगर ये दोनों आपस में बाहर से टच करते तो मैं इनकी रेडियस को जोड़ लेता, और ये तो अलग अलग जगह पे टच कर रहे हैं ना। ये क्यूआर को टच कर रहे हैं अलग अलग पॉइंट पे, इसलिए मैं उनको ऐड नहीं कर सकता। अरे बताओ, ये सवाल मैंने आपको कंसेप्चुअल तरीके में बताया है, समझ में आया क्या सबको? और अब दोस्तों इन सेंटर का ये आखिरी सवाल है। ये समबाहु त्रिभुज की बात है। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल 1422 है। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/9 कर दीजिए। 1422 में 9 का भाग कितनी बार जाएगा? 9 एकम 9, 5 2 5 8, 158 आंसर बनेगा। बेटा क्यों? ये बात समझ लेना, ये बात समझ लेना। ये केवल और केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए नियम है। अभी आगे तुम्हें और बताएंगे इसके बारे में। इक्विलेटरल अभी क्या होगा ना, जब आप सारे सेंटर्स पढ़ लेंगे, सारे सेंटर पढ़ लेंगे, तो सेंटर पढ़ने के बाद में मैं आपको क्या बताऊंगा? मैं आपको सेंटर पढ़ने के बाद में एक एक ट्रायंगल के बारे में, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इनके 20-20 सवाल करवाऊंगा। आपके मन में आएगा फिर सर्किल कब होगा? बेटा आपको पता है जो बातें हम पढ़ रहे हैं ना, इसमें आधा सर्किल तो हो भी गया। आधे ये जो सवाल चल रहे हैं इन सेंटर के, आउट सेंटर के, इनमें आधे नियम सर्किल के तो काम आ रहे हैं। बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं बनती हैं और सब बनती है। ये सर्किल के अंदर आप जितने भी सवाल देखोगे ना, सर्किल के अंदर आप जितने भी सवाल देखोगे ना बेटा, तो आप ये बात देखना उनमें सब में ट्रायंगल बनेगा। भाई सर्किल में वो क्या पूछेगा? सर्किल में क्या पूछेगा? यहाँ पे कोण कितना बनेगा? कोण बनेगा तो ट्रायंगल आएगा। ज्योमेट्री इज इक्वल टू ट्रायंगल। सुनिएगा बेटा, समबाहु त्रिभुज में ना, अगर मान लो आपने ये बड़े वाला एक सर्किल बनाया है तीनों साइड को टच करते हुए, इसकी रेडियस मान लो आर है, तो इसकी रेडियस क्या होगी? तो हमेशा ये बात फिक्स होती है, इनका रेशो 3:1 आता है। फिक्स इनका रेशो, इनका रेशो, इनका रेशो 3:1 होता है। ये कंफर्म बात है बच्चों, ये गारंटी वाली बात है। रेशो इनका 3:1 आता है हमेशा। देखिए अगर मैं इसके अंदर मान लो यहां छोटा सा एक सर्किल और बना दो, इसकी रेडियस अगर 3 है ना, इसकी 1 है, तो इसकी 1/3 आएगी, ये समझ लेना। अगर मैं इसके अंदर और बना दूं तो उसकी रेडियस 1/9 आएगी ऐसे। तो अगर रेडियस 3:1 में है, तो मैंने आपको बताया था ना, एरिया क्या आएगा? एरिया 9:1 में आएगा। स्क्वायर करना है। इसकी वैल्यू आपके सामने दी गई है 1422 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 158 है। ये दोस्तों 158 का उत्तर आ गया। सी इज द राइट आंसर, सी इज द कंसेप्ट आंसर है। ये प्यारे बच्चों आपका एंगल बाइसेक्टर का काम हो गया जी पूरा। एंगल बाइसेक्टर की बात हो गई कंप्लीट। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, कैसे बनता है? एंगल सेक्टर पे इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर के पॉइंट क्या होते हैं, इन सेंटर की बातें क्या होती हैं, ये बच्चों बातें हो चुकी हैं पूरी। अब अपनी कॉपी में आप लोग टाइटल लगा दीजिए, लिख दीजिए दोस्तों आज की क्लास पूरी पढ़ेंगे बेटा 2 घंटे पर ना, ऐसा मत करना कि बीच में कहीं थक जाओ। सरकम सेंटर, हिंदी में इसे कहते हैं जी परिकेंद्र।
अंतः केंद्र से। देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैंने आपको इनसे करवाए थे, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर के सवाल तुम्हें कम करवाएंगे क्योंकि ये पेपर में इतना नहीं आता है। इन पर 20-20 क्वेश्चन बहुत होंगे, 15-20 बहुत होंगे। फिर सबसे ज्यादा जरूरी है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड पर तो भैया मजा आ जाएगा तुम्हें पढ़ने का, बहुत गजब की चीजें हैं बेटा। इन सेंटर क्या होता है? इन सेंटर ट्रायंगल के अंदर। लेकिन ये मैं बता रहा हूं आपको सरकम सेंटर। सरकम सेंटर का मतलब आपको पता लगना चाहिए दोस्तों, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों वर्टेक्स से होते हुए कोई सर्किल जाता हो, या मैं यूं कह दूं जिसके तीनों शीर्ष एक वृत्त की परिधि पर मौजूद हो। एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों शीर्ष एक ट्रायंगल की, एक सर्किल की परिधि पर मौजूद हो। तो ये जो बाहर वाला बेटा आपके सामने सर्किल बना है ना, इसे बोलते हैं सरकम सर्किल। हिंदी वालों आप इसे कहते हैं परिवर्त। प्री का मतलब बाहर, व्रत का मतलब व्रत होता ही है। और इसका जो सेंटर बनेगा ना, ये वाला, इसका जो सेंटर बनेगा दोस्तों, इसी ओ का नाम होता है सरकम सेंटर। लिखो मत क्योंकि इस पे कलाकारी कई और सीखनी है। कलाकारी सरकम सेंटर कहां बनता है बच्चों? बात समझ गए? सरकम सेंटर कहां बनता है ये बात समझ गए कि उस प्रत्येक ट्रायंगल, ईच एंड एवरी ट्रायंगल, छोटा बड़ा दायां बायां कैसा भी हो सकता है, इसकी प्रॉपर्टीज आप लोग आज समझ लीजिएगा। इंप्लीमेंट करना काम कल कर लेंगे अपन, कोई बात नहीं। सुनिएगा प्यारे बच्चों, ट्रायंगल में आपने ए बी सी के तीनों शीर्ष इस वृत्त पे बना दिए, इसका जो केंद्र होगा उसके बोलेंगे सरकम सेंटर। किसी भी वृत्त में अगर मैं केंद्र से परिधि तक की दूरी मिलाऊंगा तो क्या बच्चों ये इसकी रेडियस होती है क्या? यहां भी दोस्तों अगर मैं ओ से लेकर ए को मिलाऊंगा तो ये भी क्या रेडियस होती है क्या? भाई तुम तो केंद्र से परिधि तक का कोई भी पॉइंट मिलाओगे, ये सारी चीजें रेडियस को तो डिनोट करता है। तो ओ ए बराबर होगा ओ बी बराबर होगा ओ सी, और ये इस परिवृत्त की त्रिज्या के इक्वल होता है। इसका नाम होता है सरकम रेडियस। इसका नाम होता है बच्चे सरकम रेडियस। हिंदी में इसे बोलते हैं परित्रिज्या। बिल्कुल बेटा उसका अपोजिट चल रहा है ना, जैसा तुमने इन सेंटर किया था वैसे ही सरकम सेंटर चल रहा है। उसमें कहानी अंदर थी, ये कहानी बाहर है। अच्छा एक बात बताना, इन सेंटर जो होता है, इन सेंटर वो तीनों भुजाओं से इक्वल दूरी पर होता है। तीनों भुजाओं से इक्वल दूरी पर होता है, लेकिन सरकम सेंटर तीनों शीर्षों से इक्वल दूरी पर होता है क्या? सरकम सेंटर तीनों शीर्षों से इक्वल दूरी पर होता है क्या? आपने कहा हाँ जी, तीनों से इक्वल दूरी पर होता है। देखो सब दिख रहा है भाई, इसका जो ये पॉइंट है ना, ये इस बिंदु बी से भी उतनी दूर है, ए से भी उतनी दूर है, सी से भी उतनी दूर है, तीनों से इक्वल दूरी पर होता है। तो इसके लिए देखो आप कॉपी में बेसिक से पॉइंट लिख सकते हो कि ट्रायंगल के सरकम सर्किल का सेंटर ही, ट्रायंगल के सरकम सर्किल का सेंटर ही सरकम सेंटर कहलाता है। हिंदी में बोलते हैं परिकेंद्र। परिकेंद्र कहलाता है। कहला गया बेटा, परिकेंद्र है, कहला गया। अच्छा ये बता दो, सरकम सर्किल की जो रेडियस है, सरकम सर्किल की रेडियस को ही सरकम रेडियस कहते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? परित्रिज्या। सवाल बनते हैं परित्रिज्या ज्ञात करने वाले, सीखेंगे अपन परित्रिज्या कहते हैं। परित्रिज्या कहते हैं। परित्रिज्या का मतलब होता है बाहर की त्रिज्या। बाहर की त्रिज्या कैसे ज्ञात करनी है उसके बारे में भी अपन काम करेंगे। तीसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं बेटा कि किसी भी ट्रायंगल का सरकम सेंटर हमेशा तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है। सरकम सेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल थ्री वर्टेक्स। तीनों शीर्षों से, तीनों वर्टेक्स से इक्वल दूरी पर होता है। इक्वल दूरी पर क्यों होता है ये आपने समझ लिया। सरकम सेंटर त्रिभुज के
अंदर, बाहर तथा त्रिभुज के ऊपर भी बन सकता है। ऊपर, ऊपर का मतलब किसी लाइन पर भी बन सकता है। मैं आपको इन सेंटर और सरकम सेंटर का फर्क बता रहा हूं। इन सेंटर जो था वो तीनों भुजाओं से समान दूरी पर था, ये तीनों शीर्षों से समान दूरी पर है। वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर बनता है, गारंटी है ट्रायंगल के अंदर ही बनेगा। लेकिन दोस्तों ये कोई पता नहीं है भाई साहब, अंदर भी बन सकता है, बाहर भी बन सकता है, ऊपर भी बन सकता है, डिपेंड करेगा ट्रायंगल की शेप पे। ट्रायंगल एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, राइट एंगल है, क्या है वो बताऊंगा आगे चलकर। पर इतना समझ लीजिए, सरकम सेंटर जो होता है वो ट्रायंगल के अंदर, बाहर, ऊपर कहीं भी आ सकता है, कहीं भी कहीं भी कहीं भी पॉसिबल है। आई बात समझ बच्चों? जो इन सेंटर था ना, इन सेंटर वो बनाते हैं एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर अगर बनाए जाते हैं, एंगल बाइसेक्टर अगर बनाए जाते हैं तो वो इन सेंटर का निर्माण करते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो सरकम सेंटर है इसे बनाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? ये लंब समद्विभाजक। याद करना, किसी पुरानी क्लास में मैंने आपको ये बात पक्का बताई थी बच्चे। क्या बताई थी? जरा ध्यान दे लीजिए, समझ लेना, अब की बार समझनी आपके लिए जरूरी है। प्रदीप जी को दुनिया भर का सारा ज्ञान पता है, फिर भी कहते हैं मेरी पहली क्लास है मैं कैसे पढ़ूं। वाह। ए बी, सुनो, दिस इज अ लाइन बच्चों, कोई भी एक लाइन मैंने मान ली। देखो इसका कोई भी मिड पॉइंट मान लीजिए, मिड पॉइंट मान लीजिए सी है, तो मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर। तो बच्चों ये जो सीडी है ना, सीडी इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। क्या तुम्हें समझ में आया? ये दोनों एंगल 90-90 डिग्री के होंगे। ये परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर है, तो दोनों भुजाएं भी इक्वल इक्वल तोड़ी हैं, दोनों भुजाएं भी इक्वल इक्वल तोड़ी हैं। तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताना दोस्तों, इस सीडी पर तुम कोई भी एक पॉइंट मान लो, कोई भी तुम्हारा मन करे वहां मान लो, छोटा, ऊपर नीचे दाएं बाएं कैसे भी मान लो। क्या ये दोनों किनारे ए और बी इनसे बराबर दूरी पर आएगा? क्या क्या इन दोनों से बराबर दूरी पर आएगा? क्यों आएगा? आप इसमें सिंपल सी बात जानते हैं, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, तो इसमें बेस दोनों का सेम है, परपेंडिकुलर दोनों का सेम आ रहा है। दोस्तों हाइपोटेनियस भी सेम आएगा ना, हाइपोटेनियस भी सेम आएगा ना। और अगर दोस्तों अगर किसी ट्रायंगल की तीनों भुजाएं समान हैं तो वो आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे, बराबर होंगे। तो मतलब आप इस पॉइंट की बात नहीं, आप ये पॉइंट की बात मान लो, आप ये पॉइंट की बात मान लो, आप ये पॉइंट की बात मान लो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर बनने वाला हर एक बिंदु, हर एक पॉइंट संगत ये दोनों शीर्षों से एकदम इक्वल दूरी पर होता है, एकदम बराबर दूरी पर होता है। ये बच्चों एंगल बाइसेक्टर का नियम होता है। क्या आप सब बच्चों को ये एंगल बाइसेक्टर की बात पता लग गई? जो बातें देखो, इसीलिए तो आगे आगे स्पीड बढ़ जाती है ना, तुम्हारे बेस एक्चुअली मजबूत करने में हमें टाइम बहुत लगता है। मैंने एक आड़ा टेढ़ा कोई भी ट्रायंगल बना दिया, कोई भी दोस्तों कैसा भी मन कर गया वो ट्रायंगल बना दिया, कैसा भी। सपोज कीजिए मैं एक बार के लिए इस लाइन का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं अपनी मर्जी से। मैंने अपनी मर्जी से दोस्तों इसका एंगल बाइसेक्टर ये ड्रॉ कर दिया। एंगल बाइसेक्टर का मतलब समझ रहे हो? जो 90 डिग्री पर कट भी करे और भुजाओं के इक्वल इक्वल पार्ट भी करे। वैसे ही दोस्तों मेरा मन करा, मैंने ना इस लाइन का भी एंगल बाइसेक्टर ऐसे ड्रॉ करा। जब दोनों लाइनों के एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा तो जरूरी है कहीं ना कहीं तो ये आपस में मिलेंगे। ध्यान देना, ये दोनों पॉइंट आपस में बराबर है, ये लाइन ऊपर वाली लाइन के बराबर है। अगर दोस्तों ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थे तो इन पर स्थित कोई भी बिंदु होगा ये दोनों पॉइंट से इक्वल दूरी पर होगा। यानी आप मुझे बताइए, ये OB और OC आपस में इक्वल आएंगे, क्या ये बात मैंडेटरी है? अच्छा, एक बार इसकी बात कर लो, AB लाइन की, AB लाइन की, AB लाइन का भी एंगल बाइसेक्टर है, AB लाइन का भी, सॉरी माफ कीजिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो भैया ये जितना OB है उतना ही OA बनेगा, कि ये भी तो बराबर आएगा। और अगर ये तीनों चीजें बराबर हो गई तो मैं यहां से बच्चों कंपास रखकर, यहां से प्रकार रखकर इन तीनों बिंदुओं से होते हुए एक सर्किल बना दूंगा, तो वो इसके आउटर सर्किल बनेगा, वो इसका सर्कम सर्किल बन जाएगा।
वो इसका सर्कम सर्किल बन जाएगा, तो ये इसका सर्कम सेंटर बन गया, ये इसका सर्कम सेंटर बन गया। तो आपने कहा सर आपने तीसरी लाइन की बात नहीं करी, अरे वही कहानी है सेम। अगर आप देखो यहां से इसका मध्य बिंदु मिलाओगे ना, अगर यहां से मध्य बिंदु मिलाओगे ना, तो 100% दोस्तों ये 90 डिग्री पर जाके काटेगा। क्यों काटेगा? क्योंकि ये वाली साइड बराबर है, ये वाली साइड बराबर है, ये साइड इनमें कॉमन है, ये साइडें भी आपस में बराबर बनेंगी, तो वही कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनेंगे, सेम कहानी बनेगी। वही बेटा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनेंगे। तो अब आपको ये बात तुरंत समझ में आ जानी चाहिए, इन सेंटर जो बनता है ना, इन सेंटर ये एंगल बाइसेक्टर से बनाया जाता है, तीनों भुजाओं से इक्वल दूरी पर होता है। सरकम सेंटर जो बनता है, सरकम सेंटर दोस्तों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बनाया जाता है, और ये तीनों शीर्षों से इक्वल दूरी पर होता है, तीनों शीर्षों से इक्वल दूरी पर होता है। क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आई? अच्छा, एक और मुझे आखिरी बड़ा छोटा सा कंसेप्ट सिखा दीजिए, फिर कल इसके आगे की बात पढ़ेंगे दोस्तों, कल इसके आगे की बात पढ़ेंगे। ये दोस्तों मान लीजिए, कल्पना कीजिए, एक बार विचार कीजिए, कोई एक भी सर्किल है और मैंने इसके अंदर बना दिया एक ट्रायंगल। अब इसका जो ये ओ सर्किल होगा, ये ट्रायंगल का सरकम सेंटर है, ट्रायंगल का परिकेंद्र है दोस्तों, ये ट्रायंगल का परिकेंद्र है। आगे बात समझ में? आपने इसका नाम दे दिया एबीसी। तो आप मुझे जो पूछ रहा हूं उतनी बात का जवाब देना रे, उतनी बात का जवाब देना रे। क्या तुम इस एंगल बीओसी का माप मुझे बता सकते हो क्या? तो आप कहना सर ये ट्वाइस होगा एंगल बीएसी का, ये ट्वाइस होगा एंगल बीएसी का। अरे किसी भी वृत्त में, किसी भी जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाए गए कोण का, परिधि पर बनाए गए कोण का दुगना होता है। अगर किसी बच्चे को ये कंफ्यूजन हो कि सर ये दुगना क्यों होता है, हमें समझ में नहीं आया, तो आ जाओ, मैं तुम्हें आज ये बात बता भी देता हूं, ताकि तुम्हें आगे ये दोस्तों जाने अनजाने में, आप लोग पता है सर्किल ही पढ़ रहे हो, साथ साथ में आपके सर्किल के कंसेप्ट भी हो रहे हैं। आप लोग मुझे बताइएगा बेटा, ये ओबी और ओए दोनों रेडियस हैं क्या? क्या ये दोनों रेडियस हैं क्या? तो इनके मान लो ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल बीटा है, तो ये वाले एंगल अल्फा और बीटा, माफ कीजिएगा, ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा। प्रदीप मेरे को साइन रूल नहीं आता, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है जीवन में बेटा, मैंने बस यही पढ़ा जो बता रहा हूं, साइन रूल नहीं आता मेरे को। ये दोनों एंगल अल्फा अल्फा बराबर होंगे, ठीक है। वैसे ही दोस्तों ओ ए और ओ सी बराबर है, तो ये वाला एंगल बीटा और ये वाला एंगल बीटा होगा क्या? होगा ना? अच्छा दोस्तों, एक आपने ट्रायंगल पे हमेशा, एक आपने ट्रायंगल पे ना वो नियम पढ़ रखा था, कौन सा? आपने ट्रायंगल पे एक नियम पढ़ रखा था जिसमें अपन वो एक्सटीरियर एंगल की बात किया करते हैं, एक्सटीरियर। इधर वाले ट्रायंगल के लिए ये एक्सटीरियर एंगल है, इसकी वैल्यू आ गई अल्फा प्लस बीटा। इधर वाले ट्रायंगल के लिए ये एक्सटीरियर एंगल है, इसकी वैल्यू आ गई अल्फा प्लस बीटा। तो आप मुझे बताइए, अगर ये पूरा एंगल ए एंगल अगर अल्फा प्लस बीटा था, तो ओ एंगल की वैल्यू 2 गुना अल्फा प्लस बीटा आ रही है क्या? 2 गुना अल्फा प्लस बीटा आ रही है ना? तो यहां से मैंने ये नियम बता दिया कि BOC जो बनेगा, BOC वो सामने वाले एंगल का दुगना बनेगा। तो आप लोग मुझे बता दीजिए एंगल AOC क्या बनेगा? एंगल AOC बताइए, AOC क्या बनेगा? नहीं 2 अल्फा नहीं बेटा, ये भी इतना सा अल्फा इतना सा बीटा। ए कितना हुआ? ए हुआ अल्फा प्लस बीटा। ओ कितना होगा? 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, यानी 2 अल्फा बीटा हो गया। अबे 2 अल्फा नहीं हो, अरे अरे ये क्या, ठीक है एक ही बात है, वो तो मैंने लिखने में गलती कर दी दोस्त, कोई बात नहीं यार, ये 2 अल्फा होगा, ये 2 बीटा होगा, वो अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा था और कुछ नहीं था। AOC कितना आएगा? AOC तो आप कहिएगा 2 गुना एंगल ABC आएगा, बी का दुगना इधर बनेगा AOC पे, और एंगल बचे AOB कितना आएगा? AOB तो आपके दुगना ऑफ एंगल ACB। ये वाली बात आपको समझ में आई कि किसी भी वृत्त में केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाए गए कोण का दुगना होता है, या वाइस वर्सा भी कह सकता हूं, परिधि पर बनाया गया कोण केंद्र पर बनाए गए कोण का आधा होता है, सीधी सी बात है। यहां तक की बात क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी बातें कल।
कल हम बेटा सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर इन दोनों को बड़ी शिद्दत से पूरा करेंगे। सरकम और ऑर्थो सेंटर के बारे में सारी जानकारियां कल की क्लास में होंगी दोस्तों। दशहरे के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। शाम वाली क्लास आज नहीं होगी, 8:30 बजे आज छुट्टी है दोस्तों, आनंद लीजिएगा। कल मिलते हैं, आगे बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।